चैप्टर 81 द टेस्ट ऑफ मदर्स कुकिंग। हेवन डाउ सिटी। दान हैंग और उसका परिवार गुप्त रूप से जू किंगे द्वारा शहर में बसाया गया था, जिसने उन्हें एक घर भी प्रदान किया था। वह घर हेवन डाउ सिटी के एक साधारण जिले में स्थित था, जो बिल्कुल मामूली था और आम निवासियों से घिरा हुआ था। दरवाजा खोलते हुए जू किंगे उन्हें अंदर ले गया। अंदर का हिस्सा काफी विशाल था, दान हैंग के छोटे शहर वाले घर से कहीं बड़ा। आंगन में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसके पास एक विलो ट्री उग रहा था। घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा फूलों का क्यारा बनाया गया था, हालांकि उसमें केवल कुछ बिखरे हुए फूल ही लगे थे। मुस्कुराते हुए जू किंगे ने कहा, मिस्टर दान हैंग, कोई भी कुलीन इस जगह के बारे में नहीं जानता, इसलिए वे आपको परेशान करने नहीं आएंगे। अगर मैं मिलने आऊंगा तो मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई मुझे देख न सके। दान हैंग ने धीरे से सिर हिलाया। शुक्रिया, ये कम से कम मैं कर ही सकता हूँ, खासकर उन अत्यधिक चीज़ों के बाद जो मैंने पहले की थीं। जू किंगे दान हैंग के पुराने घर को जलाने की बात कर रहा था। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, क्यों ना हम फर्नीचर अंदर ले जाना शुरू करें। ठीक है, जू किंगे ने फिर अपनी कलाई को छुआ और अगले ही पल आंगन में वार्डरोब, मेज, कुर्सियां और फर्नीचर के विभिन्न टुकड़े दिखाई देने लगे। ये सभी वही सामान थे जिन्हें जू किंगे ने दान हैंग के घर में आग लगाने से पहले जानबूझकर निकाल लिया था। कुछ सोचने के बाद जू किंगे ने आगे कहा, निश्चिंत रहें मिस्टर दान हैंग। बिस्तर संभालने वाली सभी लड़कियां साफ सुथरे बैकग्राउंड वाली थीं। उन्होंने अनावश्यक रूप से किसी चीज को छुआ या पीछे नहीं छोड़ा। दान हैंग ने कहकर अपनी सहमति दी और घर की ओर चल दिया। अंदर का हिस्सा भी बहुत अधिक विशाल था, जिसमें 4 कमरे थे, 3 बेडरूम और एक बड़ा हॉल। इसका मतलब था कि जू जूचिंग और जिजी को एक साथ हॉल में नहीं दबना पड़ेगा। अंदर धूल नहीं थी, इसे पहले ही साफ कर दिया गया था। गु युइना ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं, उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने दान हैंग की ओर देखा और कहा, पति, चलिए साथ मिलकर घर को व्यवस्थित करते हैं। दान हैंग सहमत हो गया। जू किंगे मुस्कुराया, मैं भी मदद करूंगा, और इस तरह वे पांचों घर के अंदर और बाहर सफाई करने लगे। जल्द ही उनके संयुक्त प्रयासों से आंगन और कमरे बेदाग हो गए। जिजी ने अपना पेट पकड़ लिया क्योंकि उसमें से गुड़गुड़ाहट की तेज आवाज आई। वह दान हैंग की ओर मुड़ी और बोली, जीजाजी, खाना बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। फर्नीचर ले जाने का काम मैं संभाल लूंगी, बस आप जाइए। उसने दान हैंग को कंधों से धक्का दिया, व्यवहारिक रूप से उसे रसोई की ओर धकेल दिया। गु युइना ने इस दृश्य को मजे से देखा, वह जिजी के व्यवहार से परेशान नहीं थी। जू किंगे को यह उत्सुकतापूर्ण लगा, जिजी एक टाइटल डोलो थी, फिर भी वह गु युइना को बहन कहकर संबोधित करती थी। क्या ये संभव था कि गु युइना और भी शक्तिशाली थी? और दान हैंग के बारे में क्या? जू किंगे इसे समझ नहीं पा रहा था। ये परिवार बहुत रहस्यमय लग रहा था। शायद मिस्टर दान हैंग सिर्फ एक विद्वान से कहीं अधिक थे। जिजी ने अचानक जू किंगे को कोहनी मारी और फुफकारते हुए कहा, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? सुस्ती बंद करो और फर्नीचर ले जाने में मदद करो, वरना बाद में तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिसे वह आदेश दे सके, जिजी को जू किंगे के पद की कोई परवाह नहीं थी। जब तक ये दान हैंग से संबंधित नहीं था, तब तक चाहे वह व्यक्ति क्राउन प्रिंस ही क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिजी, हिज हाइनेस के प्रति कुछ सम्मान दिखाओ। गु युइना ने भौहें सिकुड़ी। जू किंगे ने मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने हाथ हिलाए। कोई बात नहीं, जिजी सही कह रही है, मुझे मदद करनी चाहिए। ये कहते हुए उसने एक वार्डरोब उठाया और उसे कमरों में ले गया। काफ़ी मशक्कत के बाद सारा फर्नीचर अंदर ले जाया जा चुका था। हालांकि कमरे अभी भी काफ़ी खाली लग रहे थे, विशेष रूप से जू जूचिंग और जिजी के कमरे, जिनमें केवल बिस्तर और बहुत कम सामान था। अतिरिक्त फर्नीचर खरीदना कल तक के लिए रुकना होगा। फिलहाल हेवन डाउ सिटी में उनके पहले रात के खाने का समय था। जू किंगे ने मूल रूप से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन गु युइना ने उसे रुकने के लिए मना लिया। पहले तो उसे दान हैंग के खाना बनाने के कौशल से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन जब उसने मेज पर खूबसूरती से सजे हुए सुगंधित व्यंजनों को देखा, तो वह, जो काम की वजह से पहले से ही थोड़ा पसीने से तरबतर थी, अपने दिल में गर्मजोश की एक लहर महसूस करने लगी। शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे लगा जैसे उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। गु युइना मुस्कुराए और जू किंगे के कटोरे में कुछ भोजन डालते हुए कहा, योर हाइनेस, जितना चाहें उतना खाएं। मेरे पति का खाना पकाने का कौशल बेहतरीन है। गु युइना ने पहले ही इस तथ्य को भांप लिया था कि जू किंगे वास्तव में भेष बदलकर एक महिला थी। अन्यथा उसके इतने दोस्ताना व्यवहार का कोई कारण नहीं था। बेशक उसकी सद्भावना इस कारण भी थी कि अपने पति को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए जू किंगे का गहरा प्रभाव था। जू किंगे को सम्मानित महसूस हुआ और उसने जल्दी से धन्यवाद व्यक्त किया।
उसने अपने पास बैठी जिजी पर नजर डाली। ये शक्तिशाली महिला बिना किसी शिष्टाचार की परवाह किए भोजन को अपने मुंह में भर रही थी। क्या ये सच में इतना स्वादिष्ट हो सकता है? झिझकते हुए जू किंगे ने एक निवाला लिया। तुरंत उसके स्वाद कलिकाओं पर भरपूर स्वाद का विस्फोट हुआ। उस अविश्वसनीय स्वाद का आनंद लेते हुए उसकी आंखें अनजाने में खुशी से बंद हो गईं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह समय में पीछे अपने छठे जन्मदिन पर पहुंच गई है। उस दिन उसकी मां ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए खाना बनाया था और भोजन का स्वाद बिल्कुल ऐसा ही था, स्वाद में बेजोड़। दुर्भाग्य से वह आखिरी बार भी था जब उसकी मां ने उसके लिए खाना बनाया था। जैसे ही उसने निवाला निगला, जू किंगे ने अपना संयम वापस पाया और देखा कि बाकी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह ऐसी क्यों दिख रही थी जैसे भोजन के एक मामूली निवाले पर रोने ही वाली हो। जिजी बुदबुदाए, उन्हें मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको उस तरह से अतिरिक्त खाना नहीं मिलेगा। गु युइना ने अपनी चॉपस्टिक से जिजी के सिर पर थपकी दी। बस खाना खाओ। जू किंगे ने शर्मिंदगी महसूस की और अपना सिर खुजलाया। माफ करना, इसने मुझे बस मेरे अतीत की किसी चीज की याद दिला दी। दान हेंग और जू जूचिंग ने बस अपने सिर झुका लिए और अपनी सामान्य शांत भोजन की आदतों को बनाए रखते हुए खाना जारी रखा। गु युइना ने फिर पूछा, पति, क्या आप नौकरी ढूंढने की योजना बना रहे हैं? जू किंगे ने भी दान हेंग की ओर देखा और जोड़ा, दरअसल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सलाहकार के रूप में आपका वेतन हेवन डाउ सिटी में आराम से रहने के लिए पर्याप्त से अधिक है। दान हेंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उसे नौकरी की ज़रूरत थी, वह बस इन 3 महिलाओं के साथ सारा दिन घर पर नहीं रहना चाहता था। वह सहनीय होगा। जिजी अचानक दबी हुई हंसी हंसी और सुझाव दिया, क्यों न बाई जी को यहाँ बुला लिया जाए। वह भरोसेमंद और लोकप्रिय है। उसे पैसे कमाने दो जबकि हम बस उन्हें खर्च करेंगे। गु युइना ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। दान हेंग ने अपनी बाहें थोड़ी सिकुड़ीं। जिजी के बारे में उसकी राय और भी गिर गई। कितनी निर्लज, बेचारी बाई जी। जिजी जैसी बहन होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल नौकरी ढूंढने जाऊंगा, दान हेंग ने कहा। जू किंगे ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि दान हेंग अधिकतर मौन रहा, इसलिए उसने अंततः इसके बजाय खाने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि भोजन शांत था, फिर भी उसने गर्मी का एक अकथनीय एहसास महसूस किया। इतना कि जब वह अंततः दान हेंग के घर से निकली तो वह नुकसान की एक अजीब सी भावना को दूर नहीं कर सकी। हेवन डाउ इंपीरियल पैलेस लौटने पर जू किंगे को तुरंत एम्परर जू ये ने बुलाया। फिर भी वह अभी भी ख्यालों में खोई हुई थी, उस भोजन की यादें ताज़ा कर रही थी। जब तक वह पहुंची, प्रिंस जूजिंग पहले ही अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुका था। यही स्थिति है, योर मैजेस्टी। मैंने इस उल्लेखनीय प्रतिभा से बात की है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे प्रसिद्धि या भाग्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेशक, उसने सारा श्रेय खुद ही ले लिया। जू किंगे वास्तविकता में वापस आए। उसे गुस्सा महसूस हुआ, ये निर्लज व्यक्ति उसकी उपलब्धि चुरा रहा था। सम्राट ने बाहें सिकुड़ीं। तो क्या आपने कम से कम उनसे ये पूछा कि हेवन डाउ एम्पायर को अपनी वर्तमान कठिन परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए? ओह, प्रिंस जूजिंग ने जू किंगे की ओर देखा और पूछा, किंगे, क्या तुमने पूछा था? चैप्टर 82 फाउंडर जॉब। फाउंडर जॉब। जू किंगे ने तिरस्कार में चुपके से अपने होंठ सिकोड़े। अब उन्हें उनकी याद आई थी। इस यात्रा में उन्हें कितनी बार बीच में फंसाया गया था। मुझे भी मौका नहीं मिला। जब रॉयल अंकल ने मिस्टर दान हेंग को अगवा करने के लिए लोग भेजे थे, तब हमने प्रिंस जू को देखा और संपर्क करना बंद कर दिया। इसके अलावा, भले ही मिस्टर दान हेंग स्पिरिट हॉल की महत्वाकांक्षाओं को भांप सकते हों, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई काउंटरमेजर है। राष्ट्रीय स्थितियां अलग होती हैं। चूंकि वे उन्हें पूरी तरह से समझते भी नहीं हैं, तो वे समाधान कैसे निकाल सकते हैं? जू किंगे ने अपना सिर हिलाया। उसे अत्यधिक राहत महसूस हुई। शुक्र है कि उन्होंने पहले ही मिस्टर दान हेंग को रोक लिया था। भले ही उनके पास कोई समाधान होता, तो भी वह हेवन डाउ एम्पायर के साथ साझा नहीं किया जाता। इसका मतलब था कि स्पिरिट हॉल के पास अभी भी मौका था। प्रिंस जूजिंग ने भी बार बार सिर हिलाया और तेजी से विषय बदल दिया। दान हेंग की प्रशंसा करना बंद कर दिया। उस आदमी के पास कोई स्पिरिट पावर नहीं है, फिर भी स्टार लुओ एम्पायर के प्रिंस जू के साथ उसका गहरा संबंध है। उसकी पहचान शायद संदिग्ध है। मेरा मानना है कि उससे आगे जुड़ना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुरंत वहां से निकल आया। ये तथ्य कि वह स्पिरिट हॉल की महत्वाकांक्षाओं को समझ सका, हमारे लिए उसका सबसे बड़ा मूल्य है। रही बात कि क्या किया जाना चाहिए, तो ये हेवन डाउ एम्पायर के नागरिक और सैन्य अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा दरबार किसी ग्रामीण आम आदमी से कमतर है? प्रिंस जूजिंग ने तुरंत दान हेंग को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसे ऐसे नीचा दिखाया जैसे उसका कोई मूल्य ही न हो। जू किंगे मन ही मन मुस्कुराया। ये स्पष्ट था, प्रिंस जूजिंग दान हेंग के प्रभाव को कम आंक रहा था ताकि श्रेय खुद को और जू किंगे को मिल सके।
हालांकि ये ज़ूकिंगे के लिए बिल्कुल अनुकूल था। हाँ, एम्परर, रॉयल अंकल सही कह रहे हैं। यदि वह केवल एक आम नागरिक है तो उसे शासन कला स्टेटक्राफ्ट में कोई विशेषज्ञता नहीं है और वह किसी महत्वपूर्ण भूमिका के योग्य नहीं है। यदि उसके संबंध प्रिंस जू से हैं तो उसकी पहचान संदिग्ध है और हमें उसे हल्के में नियुक्त नहीं करना चाहिए। ज़ूकिंगे और प्रिंस जूजिंग ने एक दूसरे की बातों का समर्थन किया और आसानी से इस मुद्दे को टाल दिया। एम्परर जूये ने उनके तर्क से सहमत होते हुए धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, हालांकि अगली बार के लिए याद रखें, हमेशा अधिक प्रश्न पूछें और सलाह लेने में कभी संकोच न करें। उसकी पहचान चाहे जो भी हो, उसकी अंतर्दृष्टि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एम्परर जूये का स्वर नर्म था, वह उन्हें किसी भी चीज़ के लिए दोष नहीं दे रहे थे। कुछ और चर्चा के बाद उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसा इनाम है जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। चूंकि वे सभी शाही परिवार के सदस्य थे, इसलिए खाली औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे सीधे मांग सकते थे, रॉयल ब्रदर, क्या मैं अपना इनाम अभी के लिए सुरक्षित रख सकता हूँ? प्रिंस जूजिंग हंसा। एम्परर जूये का वादा सही परिस्थितियों में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकता था। एम्परर जूये ने प्रिंस जूजिंग की ओर इशारा किया और डांटते हुए हंसे, तुम चालाक लोमड़ी। दशक बीत गए और तुम थोड़े भी नहीं बदले। प्रिंस जूजिंग ने मासूमियत दिखाते हुए अपना सिर खुजलाया, हालांकि वास्तव में वह एक चतुर और अवसरवादी व्यक्ति था। ज़ूकिंगे भी बाहर से मुस्कुराया लेकिन अंदर से गुस्से में था। केवल वे ही जानते थे जिन्हें प्रिंस जूजिंग ने अपनी बातों में फंसाया था कि वह वास्तव में कितना चतुर था। फादर एम्परर, मेरे पास भी फिलहाल ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं भी वही करूंगा जो रॉयल अंकल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सोचना मत भूलना कि हम उन राज्यों और रियासतों डचीज से कैसे निपटेंगे जिन्हें स्पिरिट हॉल गुप्त रूप से नियंत्रित कर रहा है। यदि हम आक्रामक रूप से जागीरें फीस रद्द करना शुरू करते हैं तो वे कुलीन भी खतरा महसूस करेंगे जो उनके नियंत्रण में नहीं है। एम्परर जूये गंभीरता से बोला, समझ गया। इस बीच दान हेंग का परिवार फर्नीचर खरीदने के लिए एक बड़े बाजार में गया। तीनों महिलाएं, जो अद्वितीय सुंदरियां थीं, सबसे साधारण कपड़े पहने हुए थीं और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। इस तरह वे अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने में सफल रहीं। बेशक उत्सुकता भरी निगाहें फिर भी अपरिहार्य थीं। फर्नीचर खरीदते समय दान हेंग ने एक नौकरी भर्ती प्लाजा, जॉब रिक्रूटमेंट प्लाजा देखा। अपनी फर्नीचर की खरीदारी पूरी करने के बाद वे इसे देखने गए। प्लाजा विभिन्न अकादमियों, व्यापारी समूहों, गाड़ी कंपनियों और अन्य के भर्ती बूथों से भरा हुआ था। प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार पर पंजीकरण करना और अपने कौशल की सूची देना आवश्यक था। दान हेंग एक पंजीकरण बूथ पर गया, 5 कॉपर सोल कॉइन्स का भुगतान किया और प्रक्रिया शुरू की। उसकी तरह साधारण कपड़े पहने कई अन्य लोग भी पंजीकरण करा रहे थे। नाम, उम्र, घर का पता। क्या आप एक सोल मास्टर हैं? बूथ पर मौजूद तेज बोलने वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। नहीं, बस एक साधारण व्यक्ति। क्या कोई लाइब्रेरियन का पद उपलब्ध है? दान हेंग ने पूछताछ की। बूढ़ा व्यक्ति हैरान दिखा और उसने दान हेंग को एक अजीब नज़र से देखा। आप ऐसी आरामदायक और कम वेतन वाली नौकरी क्यों चाहेंगे? आप ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, ये हेवन डाउ सिटी है। आप एक घर भी नहीं खरीद पाएंगे। यदि आप न तो सोल मास्टर हैं और न ही आपके पास मार्शल सोल है तो आपके पास कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं है। क्या आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं? क्या आपने पहले कभी शिक्षक या दुकानदार के रूप में काम किया है? बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा। मैंने पहले एक लाइब्रेरी में काम किया है और कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं शिक्षक या दुकानदार नहीं रहा हूं, दान हेंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। बूढ़े ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई और दान हेंग को निराश नज़रों से देखा, जैसे वह अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा हो। आप युवा लोग बस महत्वाकांक्षी होना नहीं जानते। इसे देखना निराशाजनक है। यदि आप सोल मास्टर नहीं हैं तो आपने कोई व्यापार क्यों नहीं सीखा या अधिक ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं किया? आपकी वर्तमान स्थिति के साथ भले ही आप अंदर चले जाएं, शायद ही कोई आपको काम पर रखे। बूढ़ा बार बार आह भर रहा था और दान हेंग को वास्तविक चिंता के साथ देख रहा था। बिना किसी कौशल वाला एक युवक वह हेवन डाउ सिटी में कैसे बचेगा? उसकी चिंता दान हेंग को उपदेश देने की इच्छा में बदल गई। दान हेंग नीचा दिखाए जाने पर कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और अजीब तरह से मुस्कुराया। लेकिन चूंकि बूढ़े व्यक्ति का मतलब अच्छा था, इसलिए उसने बुरा नहीं माना। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, पीछे से अचानक एक खुशमिजाज आवाज आई। आप लाइब्रेरियन की नौकरी ढूंढ रहे हैं? मेरे साथ आइए। ब्लू टायरेंट अकेडमी की लाइब्रेरी में कर्मचारियों की कमी है, लेकिन वेतन कम है, प्रति माह केवल 3 गोल्ड सोल कॉइन्स। दान हेंग मुड़ा और उसने एक साधारण पोशाक में एक सुंदर महिला को उससे बात करते देखा। बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने भी उसे देखा। ब्लू टायरेंट अकेडमी, क्या ये हेवन डाउ सिटी की एकमात्र सोल मास्टर अकेडमी नहीं है जो विशेष रूप से आम लोगों के लिए है?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ भर्ती करेंगे। वह कितनी सुंदर है। क्या वह महान ल्यू अलोंग हो सकती है, जिसके बारे में अफवाह है कि उसका अपने चचेरे भाई के साथ स्कैंडल है? मैंने कहा था न कि इस आदमी को नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह महिला जरूर उसे पसंद करने लगी होगी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। उनकी बातों से दान हैंग ने बहुत सारी उपयोगी जानकारी हासिल कर ली। चैप्टर समाप्त। चैप्टर 83, ही इज जस्ट अ लाइब्रेरियन। अन्य सोल मास्टर अकेडमीज की तुलना में ब्लू टायरेंट अकेडमी एक अनूठा संस्थान था। वे केवल आम नागरिक कॉमन सोल मास्टर्स को प्रवेश देते थे और उनकी ट्यूशन फीस बहुत कम थी। जब तक किसी छात्र में पर्याप्त प्रतिभा होती, वह ब्लू टायरेंट अकेडमी में दाखिला ले सकता था। ये वही चीज़ थी जो दान हैंग को पसंद आई। यहाँ कोई कुलीन नोबल्स नहीं थे, जिसका अर्थ था कि यदि कोई परेशानी पैदा होती भी है तो वह अनियंत्रित स्तर तक नहीं बढ़ेगी। साथ ही एक शीर्ष स्तर की सोल मास्टर अकेडमी होने के नाते अकादमी की लाइब्रेरी निश्चित रूप से पुस्तकों से भरपूर होगी। एक बार अंदर जाने के बाद वह जितना चाहे उतना पढ़ना जारी रख सकता था। तुम ख्यालों में क्यों खोए हो? मुझे जवाब दो, तुम ब्लू टायरेंट अकेडमी में लाइब्रेरियन बनना चाहते हो या नहीं? ल्यू अलोंग ने गपशप करने वाले दर्शकों को घूर कर देखा और फिर वापस मुड़कर पूछा। हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, दान हैंग ने धीरे से सिर हिलाया। ल्यू अलोंग संतुष्टि से मुस्कुराए, मुड़ी और अपना हाथ हिलाया। तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ब्लू टायरेंट अकेडमी ले जाऊंगी। भीड़ की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच दान हैंग जल्दी से उसके पीछे हो लिया और गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी के अंदर जैसे ही दान हैंग अंदर बैठा, गाड़ी चल पड़ी। ल्यू अलोंग आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, फिर भी उसके पास एक अप्रत्याशित रूप से सक्षम और प्रभावशाली आभा औरत थी। दिखावे की परवाह करने वाली अन्य महिलाओं के विपरीत उसने दान हैंग के साथ एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, बिना किसी विशेष सत्कार के। इससे दान हैंग और भी संतुष्ट हुआ। जब वह पहली बार छोटे शहर में आया था तो उसके लुक्स ने उसे काफ़ी परेशानी में डाल दिया था। उन लोगों की बकवास बातों पर ध्यान मत देना, ल्यू अलोंग दो टूक लहजे में बोली। मैंने तुम्हें इसलिए काम पर रखा है क्योंकि हमें वास्तव में एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत है और तुम में एक विद्वान जैसा व्यक्तित्व है। साथ ही तुम्हारी मांगी गई कीमत भी कम है। रही बात तुम्हारे लुक्स की, तो मुझे परवाह नहीं है। ज़्यादा मत सोचना। मुझे तुम्हारे प्रति थोड़ी आत्मीयता इसलिए महसूस हुई क्योंकि तुम मुझे एक पुराने परिचित की याद दिलाते हो। ल्यू अलोंग के स्पष्ट शब्द केवल दान हैंग की किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए नहीं थे। वह ये भी स्पष्ट कर रही थी कि उसके दिल में पहले से ही कोई है, इसलिए उसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दान हैंग ने बस सिर हिलाया। ल्यू अलोंग के इस सीधे दृष्टिकोण ने उसे इस नौकरी से और भी संतुष्ट कर दिया। ब्लू टायरेंट अकेडमी में हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारी दान की गई किताबें हैं। तुम्हारा काम बस उन्हें सूचीबद्ध करना और उनका रखरखाव करना है। ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सोल मास्टर्स खेती कल्टिवेशन के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से। किताबें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, ल्यू अलोंग ने लापरवाही से कहा, शिक्षा जगत के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाते हुए। दान हैंग ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। जब वे ब्लू टायरेंट अकेडमी पहुंचे तो वह ये जानकर हैरान रह गया कि यह हेवेनडाउ सिटी में उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। अगर वह पैदल चलता तो उसे लगभग आधा घंटा लगता। ल्यू अलोंग ने दान हैंग के रोजगार के कागजी काम को संभालने के लिए एक शिक्षण निदेशक टीचिंग डायरेक्टर को बुलाया। जैसे ही उसने दान हैंग को जाते देखा, ल्यू अलोंग की आंखों में पुरानी यादों की चमक कौंधी। धीरे से बुदबुदाते हुए उसने कहा, सियो गैंग, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। सुंदर, दृढ़ और उसी विद्वतापूर्ण स्वभाव के साथ। आखिर मुझे तुम दोबारा कब देखने को मिलोगे? नहीं, ये बकवास है। वह सियो गैंग से तुलना कैसे कर सकता है? सियो गैंग एक सैद्धांतिक मास्टर, थियोरेटिकल मास्टर हैं। वह तो बस एक लाइब्रेरियन है। ल्यू अलोंग ने अपना सिर हिलाया और उस विचार को खारिज कर दिया। उसके दिल में यू शाओगैंग की जगह कोई नहीं ले सकता था। भले ही दान हैंग दिखने में समान था, लेकिन उनकी बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर था। ब्लू टायरेंट अकेडमी की लाइब्रेरी में 5 मंजिलें थीं, जिनमें से प्रत्येक मंजिल छोटे शहर की पूरी लाइब्रेरी से बड़ी थी। शिक्षण निदेशक ने जाने से पहले दान हैंग को मुख्य लाइब्रेरियन के हवाले कर दिया। मुख्य लाइब्रेरियन एक बूढ़ा व्यक्ति था जो आलसी और उदासीन लग रहा था। उसने दान हैंग को दूसरी मंजिल संभालने के लिए भेजने से पहले कुछ संक्षिप्त निर्देश दिए। जब दान हैंग दूसरी मंजिल के सर्विस डेस्क पर पहुंचा तो उसने देखा कि इस स्तर का संग्रह मार्शल सोल और सोल पावर थियरीज के लिए समर्पित था। किताबें प्रचुर मात्रा में थीं, लेकिन आगंतुक कम थे। सर्विस डेस्क व्यावहारिक रूप से सुनसान था। पास ही कई गाड़ियां लौटाई गई किताबों से लबालब भरी हुई थीं, साफ तौर पर लंबे समय से उन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। दान हैंग तुरंत काम पर लग गया। चूंकि उसे पहले से ही लाइब्रेरी के काम का अनुभव था, इसलिए वह जल्दी ही अपनी भूमिका में ढल गया। दोपहर
काफी देर बाद दान हेंग ने आखिरकार सभी लौटाई गई किताबों को अलमारियों में वापस रखने का काम पूरा कर लिया। उसके मेहनती काम पर कुछ छात्रों का ध्यान गया था। हालांकि उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके उत्कृष्ट व्यक्तित्व ने फिर भी लोगों का ध्यान खींचा। किताबों की अलमारी के पीछे छात्राओं का एक समूह दान हेंग की व्यस्त आकृति को देख रहा था और आपस में फुसफुसा रहा था। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, है ना? नया लाइब्रेरियन वाकई बहुत सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर उससे बात करूं। तुम कितनी निर्लज हो। शायद उसकी पहले से ही पत्नी और बच्चे होंगे। इसके अलावा जो इतना सुंदर हो, तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम में दिलचस्पी लेगा? अगर किसी के पास मौका है तो वह सुंदरी जंगजू है। मुझे इसमें मत खींचो। जंगजू नाम की लड़की के बाल छोटे और गहरे लाल क्रिम्जन थे, उसका चेहरा कोमल था और उसका व्यवहार विनम्र था। वह भी दान हेंग को देख रही थी, हालांकि दूसरों की तुलना में अधिक संकोच के साथ। चलो भी, जाओ उससे बात करो, वह बहुत सुंदर है। लड़कियों ने जंगजू को आगे बढ़ाया और उसे दान हेंग की ओर धकेला। दान हेंग बस सोल हीलिंग टेक्निक्स पर एक किताब निकालने ही वाला था। गु युइना वाली घटना के बाद से वह उपचार हीलिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहता था। समूह को अचानक पास आते देख उसने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? लड़कियों ने जंगजू को आगे कर दिया, सभी शरारत से मुस्कुरा रही थीं। जाओ जंगजू, उससे बात करो। जंगजू शर्मिंदा दिखी और दान हेंग की नज़र से बचती रही। सच तो ये था कि वह उसमें रुचि रखती थी, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। अब उसके बिल्कुल सामने धकेले जाने पर उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। मेरा नाम जंगजू है। क्या आप एक किताब खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं? जंगजू हकलाते हुए बोली। दान हेंग ने पूछा, आप किस तरह की किताब ढूंढ रही हैं? मैं एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर हूँ। मेरी मार्शल सोल एक हीलिंग सेप्टर है और मेरा सोल पावर लेवल है। जंगजू ने अजीब तरह से अपना परिचय देना शुरू कर दिया, जैसे उससे पूछताछ की जा रही हो। दूसरी लड़कियों ने उसे जल्दी से कोहनी मारी। तुम क्या कर रही हो जंगजू? अपनी शर्मनाक गलती का एहसास होने पर जंगजू का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने दान हेंग के सामने खुद को पूरी तरह से शर्मिंदा कर लिया था। शर्म बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह अपनी सहेलियों को खींचते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। एक पल रुकिए, दान हेंग ने अचानक कहा। उसने पास की अलमारी से एक किताब निकाली और जंगजू की ओर बढ़ा दी। शायद यह आपके काम आए। जंगजू ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और बिना पीछे मुड़े भागते हुए किताब को कसकर पकड़ लिया। अन्य लड़कियों को भी उसके साथ खींच लिया गया, जो खींचते हुए लड़खड़ा रही थीं। दान हेंग ने उन्हें जाते हुए देखकर अपना सिर हिलाया। लाइब्रेरी बंद होने से ठीक पहले तगड़े छात्र छात्राओं का एक समूह प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वे दरवाजे के पास खड़े थे, सख्त दिख रहे थे और स्पष्ट रूप से उनके इरादे नेक नहीं थे। टाई लॉन्ग भाई, मैंने पुष्टि कर ली है। वह सुंदर लड़का अभी भी अंदर है। धिक्कार है, मुझे मानना पड़ेगा, वह वाकई बहुत सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि जंगजू उसे पसंद करती है। उसकी तुलना में आप भी मुकाबला नहीं कर सकते। एक चेले ने टाई लॉन्ग नाम के एक गठीले लाल बालों वाले छात्र को रिपोर्ट दी। टाई लॉन्ग ने तुरंत चेले के सिर पर थप्पड़ मारा और झिड़का, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उस आदमी से कैसे हार सकता हूँ? वह तो बस एक लाइब्रेरियन है। एक असली आदमी मर्दानगी मैस्कुलिनिटी पर भरोसा करता है। बस उसके बाहर आने का इंतजार करो, तुम देखोगे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी दुम दबाकर भाग जाए। चैप्टर 84 दिस बुक। बस उसके बाहर आने का इंतजार करो। जब वह अपनी जान बचाकर भागेगा तब वह इतना सुंदर नहीं दिखेगा। टाई लॉन्ग गुस्से में गुर्राया। उसने पहले ही दान हेंग को सबक सिखाने का मन बना लिया था। ब्लू टायरेंट अकेडमी के शीर्ष प्रतिभावान छात्रों में से एक होने के नाते जिस महिला पर उसकी नज़र थी उस पर कोई और अधिकार नहीं जता सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वही जंगजू जिसने उसे कभी घास नहीं डाली थी, चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की हो, उसने वास्तव में खुद पहल करके दान हेंग से बात की थी। यह एक पुरुष के रूप में उसके स्वाभिमान पर सीधा प्रहार था। उसके भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर उसने दान हेंग को उसकी औकात नहीं दिखाई तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। कुछ ही समय बाद लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया और अधिकांश संकाय, फैकल्टी और कर्मचारी पहले ही जा चुके थे। दान हेंग अंत में निकलने वालों में से था। उसे कुछ विशेष रूप से मूल्यवान पुस्तकें मिली थीं और उसने उन्हें पढ़ने में अतिरिक्त समय बिताया था। जब उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी है, तब वह आखिरकार बाहर निकला। जैसे ही वह प्रवेश द्वार से बाहर निकला, टाई लॉन्ग और उसके गिरोह ने उसे घेर लिया। दान हेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उनके आक्रामक व्यवहार को देखकर लग रहा था कि उसने उन्हें अनजाने में ही नाराज कर दिया है। टाई लॉन्ग ने दान हेंग को सिर से पैर तक गौर से देखा और अचानक उसका सारा आक्रोश गायब हो गया। धिक्कार है, ये सुंदर लड़का हद से ज्यादा अच्छा दिखने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि जंगजू ने खुद उससे बात की थी। अगर वह खुद एक महिला होता तो शायद वह भी इस आदमी के लिए पागल हो जाता।
एक गोल मटोल चेले ने अपना सिर खुजलाया और बुदबुदाया, बॉस टाई लॉन्ग, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि बहन जंगजू इसे पसंद करती है। ये सुनकर टाई लॉन्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मुड़ा और उसने एक जोरदार लात मारी, जिससे वह गोल मटोल चेला जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम अपनी बात सुन भी रहे हो? वह मुझसे बेहतर कैसे दिख सकता है? हम बस अलग अलग तरह से सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता का स्तर एक ही है। टाई लॉन्ग ईमानदारी से चिल्लाया। तुम सब सहमत हो, है ना? टाई लॉन्ग ने अपने अन्य चेलों को धमकी भरी नज़रों से देखा। सभी चेलों ने अपने सिर झुका लिए और बेमन से सहमति में बुदबुदाए। अंदर ही अंदर वे सब बड़बड़ा रहे थे, बॉस टाई लॉन्ग की खाल कितनी मोटी है। इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है, और फिर भी वह खुद की तुलना करने की कोशिश कर रहा है। दान हैंग थोड़ा मुस्कुराया। भले ही टाई लॉन्ग और उसका गिरोह यहाँ हंगामा करने के इरादे से आए थे, लेकिन वे उस कुलीन व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आसान थे जिससे उसका सामना स्टालुओ एम्पायर में हुआ था। ईर्ष्यालु किशोरों को संभालना बहुत आसान था। तो तुम उस लड़की जंगजू की वजह से मेरे पास आए हो? दान हैंग ने पूछा। वही बात है, जंगजू मेरी औरत है। जो कोई भी उसे पाने की हिम्मत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। टाई लॉन्ग ने जोर से घोषणा की। उसके चेलों ने भी ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात दोहराई और दान हैंग पर दबाव बनाने के लिए अपने पैर जमीन पर पटके। दान हैंग हंसा और अपना सिर हिलाया। पहली बात तो ये कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उस समय उसे एहसास हुआ कि एक सुविधाजनक पत्नी का बहाना बनाने का कितना अप्रत्याशित लाभ है। टाई लॉन्ग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने दान हैंग को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इतने जवान हो और पहले से ही शादीशुदा हो। हाँ, मैं एक सोल मास्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझे खेती कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कम उम्र में शादी करना पूरी तरह से सामान्य नहीं है? दान हैंग ने लापरवाही से जवाब दिया। टाई लॉन्ग अचानक अजीब महसूस करने लगा। अगर यह आदमी पहले से ही शादीशुदा था तो जाहिर है कि वह जंगजू को नहीं फंसा रहा था। और ये देखते हुए कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, पूरे गिरोह के साथ इस तरह धावा बोलना टाई लॉन्ग को काफ़ी हास्यास्पद बना रहा था। अब तक छात्रों की एक भीड़ इस हंगामे को देखने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। सोल मास्टर्स से भरी जगह ब्लू टायरेंट अकेडमी में लड़ाई झगड़े कोई नई बात नहीं थे। और चूंकि टाई लॉन्ग एक छोटे मोटे गुंडे के रूप में जाना जाता था, इसलिए अधिकांश लोगों ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वे बस दूर खड़े होकर आपस में फुसफुसा रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा बदकिस्मत व्यक्ति उसका नवीनतम निशाना बना है। एक सेकंड रुको, क्या इसका मतलब यह है कि बहन जंगजू दूसरी औरत बनना चाहती है? गोल मटोल चेले ने अचानक बोल दिया। टाई लॉन्ग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह गोल मटोल चेले को घूरने के लिए मुड़ा। क्या तुम पिटना चाहते हो? तुम बेवकूफ़, मुझे इसके बजाय तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए। टाई लॉन्ग घुर्राया और एक और लात मारकर उस बेचारे चेले को ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन फिर वह सोचने के लिए रुका। रुको, ये सच है। भले ही दान हैंग की पहले से ही पत्नी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जंगजू को बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। ये अनुभवी पुरुष सबसे खतरनाक होते हैं। दान हैंग की ओर टाई लॉन्ग की नज़र एक बार फिर शत्रुतापूर्ण हो गई। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और मुस्कुराया। नहीं, मैं अभी भी गुस्से में हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। बाकी चेलों ने भी शत्रुता दिखाते हुए दान हैंग को घेरना शुरू कर दिया। दान हैंग शांत रहा। अगर आप बिना किसी कारण के संकाय सदस्य फैकल्टी मेंबर पर हमला करते हैं तो आपको ब्लू टायरेंट अकेडमी के नियमों के तहत निष्कासित एक्सपेल कर दिया जाएगा। अगर आपको निकाल दिया गया तो क्या आप उसके परिणामों को भुगत पाएंगे? आपको आपकी प्रतिभा के कारण इस अकादमी में स्वीकार किया गया था, लेकिन क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है अगर आपको जाने के लिए मजबूर किया गया? उसके शब्दों का वजन समूह पर महसूस होने लगा। ब्लू टायरेंट अकेडमी केवल आम नागरिकों कॉमनर्स को स्वीकार करती थी, बिना किसी अपवाद के। अगर उन्हें निकाल दिया गया तो वे अपने भविष्य को अलविदा कह सकते थे। उस परिणाम के विचार मात्र से ही चेले झिझकने लगे। यहाँ इतने सारे गवाहों के मौजूद होने के कारण मैं आसानी से इसकी रिपोर्ट डीन ल्यूओलोंग को दे सकता हूँ, दान हैंग ने आगे कहा। वह अपनी सख्त निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। आप चाहे कोई भी हो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आपको निकाल देंगी। आप अभी युवा हैं। अगर आप अभी निकाल दिए गए तो यह आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। दान हैंग की बातों ने उनके दिलों को छू लिया। वे टाई लॉन्ग के साथ घूम रहे थे, लेकिन उनके परिवार उसके जितने अमीर नहीं थे। वे ब्लू टायरेंट अकेडमी से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। एक एक करके चेले पीछे हट गए। टाई लॉन्ग उन्हें देखता रह गया। रुको, तुम लोग। बॉस टाई लॉन्ग, वह सही कह रहा है। हम सब आम नागरिक हैं। हमारे पीछे कोई संप्रदाय सेक्ट नहीं है। हाँ बॉस, आप अकेले ही उससे निपट सकते हैं। हम बस देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टाई लॉन्ग अवाक रह गया। बहुत बढ़िया, अब मैं बस एक बेवकूफ़ जैसा दिख रहा हूँ।
दान हेंग ने आखिरी वार किया। इसके अलावा अगर आप सच में चाहते हैं कि जंगजू आपको पसंद करे तो एक जंगली की तरह व्यवहार करने से उसका दिल नहीं जीतेगा। आप केवल चीज़ों को बदतर बनाएंगे। बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए दान हेंग ने सिर्फ कुछ वाक्यों के साथ टाई लॉन्ग की आक्रामकता को पूरी तरह से शांत कर दिया था। टाई लॉन्ग ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने चेलों को दान हेंग के लिए रास्ता बनाते हुए देखा। वह गुस्से से उबल रहा था। वह दान हेंग को मुक्का मारना चाहता था, बस उसके चेहरे से वह आत्मविश्वास वाला भाव मिटाने के लिए। लेकिन इतने सारे लोगों के देखने के कारण न जाने क्यों उसने खुद को झिझकते हुए पाया। ये बहुत अजीब है, आखिर वह हमसे डर क्यों नहीं रहा है। टाई लॉन्ग ने हताशा में अपने माथे को रगड़ा, फिर अपने चेलों पर चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या खड़े हो? क्या तुम मुझे और भी शर्मिंदा करना चाहते हो? दफा हो जाओ। इसके साथ ही टाई लॉन्ग हताशा में वहां से चला गया। इस बीच लड़कियों के छात्रावास डॉर्मेट्री में दान हेंग की किताब की सिफारिश मिलने के बाद जंगजू अपने कमरे में लौट आई थी और पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले तो वह बस दान हेंग से बात करने की शर्मिंदगी से खुद को दूर रखना चाहती थी, लेकिन उसने जितना अधिक पढ़ा उसे उतना ही एहसास हुआ ये किताब उसके लिए बिल्कुल सही थी। लेखक एक सोल एल्डर थे जो उपचार हीलिंग में विशेषज्ञ थे। हालांकि वे उच्च स्तर के सोल मास्टर नहीं थे, लेकिन उपचार तकनीकों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि गहरी थी। किताब के कई बिंदुओं ने उसके लिए नए दृष्टिकोण खोल दिए थे। जंगजू, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या सुना। वह विशाल बंदर टाई लॉन्ग उस सुंदर लाइब्रेरियन से लड़ने गया था, लेकिन अंत में उसे उसकी बातों के सामने घुटने टेकने पड़े। तुम क्या पढ़ रही हो? ये सुनकर जंगजू के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं? चैप्टर समाप्त। चैप्टर 85 कियान रैंक्स्यूज रिलीफ। जैसे ही दान हेंग घर लौटा और गु यूइना के साथ अपने काम के बारे में चर्चा की, दरवाजे पर दस्तक हुई। मुड़कर देखते हुए उसने जू जूचिंग को दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते देखा। बाहर जू किंगे खड़ा था, जिसके हाथ में कुछ सामग्री और पोक रिब्स का एक टुकड़ा था। मिस्टर दान हेंग, मैं बिना बुलाए आ गया। मुझे आशा है कि मैंने खलल नहीं डाला। जू किंगे ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। यहाँ वह अपनी माँ के हाथ के खाने का स्वाद ले सकती थी और तन और मन दोनों से वास्तव में आराम कर सकती थी। महल छोड़ने के बाद से ही उसका मन इसी जगह के ख्यालों से भरा हुआ था, और इसलिए जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे मजबूर किया हो, वह यहाँ खिली चली आई। दान हेंग ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि वह पहले से ही आ गया था और वह भी सामग्री के साथ, तो उसे वापस भेजने का कोई कारण नहीं था। जी तेजी से जू किंगे के पास पहुंची, उसके हाथ से पोक रिब्स झपट लिए, अपने होंठ चाटे और उत्सुकता से दान हेंग की ओर देखा। जीजाजी, आज रात पोक रिब्स बनाते हैं। दान हेंग ने धीरे से सिर हिलाया। चून की सामग्री यहाँ थी तो यह एक अच्छा भोजन बन सकता था। भले ही घर उसके अलावा महिलाओं से भरा था, लेकिन गु यूइना और जी की भूख बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि 4 या 5 साधारण पुरुष भी उन दोनों से ज्यादा नहीं खा सकते थे। मैं आपकी मदद करूंगी जीजाजी। जी मुस्कुराए। स्टालुओ सिटी में उस तथाकथित दावत का अनुभव करने के बाद से वह दान हेंग के खाना पकाने के कौशल की और भी अधिक सराहना करने लगी थी। दान हेंग ने सहमति में कहा और उसे रसोई की ओर ले गया। जू किंगे पीछे जाने ही वाला था कि गु यूइना बोल पड़ी। योर हाइनेस का दर्जा ऊंचा है, शायद आपके लिए रसोई में कदम न रखना ही बेहतर होगा। जू किंगे ने आपत्ति जताने के लिए हाथ उठाया, लेकिन गु यूइना की एक ही नज़र ने उस विचार को खत्म कर दिया। जैसे ही उसने गु यूइना की लुभावनी सुंदरता को देखा, जू किंगे के दिल में खतरे का एक अजीब सा एहसास जागा। वह पूरी तरह से उलझन में थी। इतनी तेजस्वी महिला उसे ऐसा महसूस क्यों कराएगी? बिना पूरी तरह समझे कि क्यों, वह गु यूइना के पीछे मुख्य हॉल की ओर चल दिया। अब केवल वे दो ही बचे थे। गु यूइना ने जू किंगे को सिर से पैर तक गौर से देखा। वह जानती थी कि सामने वाला एक महिला है और विभिन्न सुरागों के आधार पर उसे गहरा संदेह था कि वह स्पिरिट हॉल से है, लेकिन उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि इस रहस्य का अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग किया जाए। योर हाइनेस, मेरे पति का स्वभाव बहुत आरक्षित है। उन्हें ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं है और अक्सर लोग उनका फायदा उठाते हैं, उनकी उपलब्धियों को दूसरे चुरा लेते हैं। शायद उन्हें इन चीज़ों की परवाह न हो, लेकिन उनकी पत्नी होने के नाते मैं चुपचाप उन्हें इस तरह व्यवहार होते हुए नहीं देख सकती। योर हाइनेस, क्या आप एक पत्नी की चिंताओं को समझते हैं? गु यूइना ने आह भरी। जू किंगे एक पल के लिए ठिठक गया। उसने मान लिया था कि दान हेंग और उसका परिवार प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति उदासीन थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि गु यूइना दान हेंग को केवल एक गुमनाम व्यक्ति बनकर रहने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं हमेशा मिस्टर दान हेंग के योगदान को याद रखूंगा। यदि वह कभी सरकारी सेवा में प्रवेश करना चाहते हैं तो मैं उन्हें सिफारिश करने की पूरी कोशिश करूंगा। गु यूइना ने धीरे से सिर हिलाया और उसके साथ कुछ देर और बात करती रही।
कुछ ही समय बाद उसने जू किंग हे को याद दिलाया कि इनमें से किसी भी बात का जिक्र दान हैंग से न करे। जल्द ही रात का खाना तैयार हो गया और व्यंजन मेज पर लाए गए। भाप छोड़ता हुआ सुगंधित भोजन उनके सामने सजाया गया था। गु युइना और जी जी तेजी से आगे बढ़ी, उनकी चॉपस्टिक परछाइयों की तरह चमक रही थीं। मिस्टर दान हैंग, आपको क्या लगता है कि हेवन डाओ एम्पायर को इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? जू किंगे ने एक पसली ग्रिप चबाते हुए पूछा। उसके शब्द थोड़े दबे हुए थे। हालांकि उसे संदेह था कि कोई बेहतर तरीका है, फिर भी उसने सोचा कि पूछने में कोई बुराई नहीं है। दान हैंग ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत एक विचार उसके मन में आया। लेकिन अगर उसने इसे जाहिर किया तो क्या इससे उसकी ओर अनावश्यक ध्यान जाएगा? इसे ध्यान में रखते हुए उसने चुप रहने का फैसला किया। जू किंगे दान हैंग के चेहरे के भावों को करीब से देख रहा था और उसने तुरंत उसकी झिझक को भांप लिया। मिस्टर दान हैंग, चिंता न करें, खुलकर बोलें। कम से कम इन पसलियों के बदले में मैं वादा करता हूं कि मैं आपके विचारों को जाहिर नहीं करूंगा। सच कहूं तो मैं वास्तव में आपकी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की उम्मीद कर रहा था। जू किंगे अजीब तरह से हंसा। वास्तव में वह और प्रिंस जू जिंग पहले से ही ऐसा कर रहे थे। अब वह मुफ्त भोजन के लिए उसके घर भी आ रहा था। वह थोड़ी शर्मिंदगी महसूस किए बिना नहीं रह सका। दान हैंग ने धीरे से सिर हिलाया। उस स्थिति में आप आगे बढ़ें और श्रेय लें, मेरा बिल्कुल भी जिक्र न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं। जू किंगे ने जल्दी से सिर हिलाया। निश्चिंत रहें मिस्टर दान हैंग, मैं निश्चित रूप से अपनी बात पर कायम रहूंगा। तो आपकी क्या अंतर्दृष्टि है? उसने पिछली पूरी रात समाधान खोजने के लिए अपना दिमाग लगाया था, लेकिन उसके हर विचार में कमियां थीं। उसे एक सही संतुलन बनाने की ज़रूरत थी, स्पिरिट हॉल के हितों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाए बिना हेवन डाओ एम्पायर के लक्ष्यों को पूरा करना। दुर्भाग्य से उसे अभी तक दोनों काम करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। दान हैंग बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। हेवन डाओ एम्पायर स्पिरिट हॉल के साथ पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ना चाहता और न ही यह कुलीनों नोबिलिटी के बीच आक्रोश पैदा करना चाहता है। इसलिए समस्या को उसकी जड़ से खत्म करें। अपने इरादों को उदारता के लिबास में लपेटें। टूई एंड लिंक डिक्री, कुलीन परिवारों की ज़मीनों को केवल उनके बड़े बेटों को सौंपने के बजाय ये फरमान जारी करें कि उन्हें कुलीन उत्तराधिकारियों बड़े, दूसरे और यहाँ तक कि तीसरे बेटों के बीच भी विभाजित किया जाए। जैसे जैसे ज़मीनें आगे विभाजित होती जाएंगी, साम्राज्य के पास उनमें हस्तक्षेप करने और उन्हें प्रभावित करने के अधिक अवसर होंगे। दान हैंग ने बहुत ही शांत लहजे में बात की, जैसे कि इस योजना के लिए किसी सोच की आवश्यकता ही न हो। पहले तो जू किंगे को समझ नहीं आया कि उसने ऐसी नीति का सुझाव क्यों दिया, लेकिन जल्द ही उसे इस योजना के भयानक परिणामों का एहसास हुआ। जब कुलीनों का नियंत्रण केवल एक काउंटी या यहाँ तक कि सिर्फ एक गांव पर रह जाएगा, तो क्या वे साम्राज्य की दया पर नहीं होंगे? उस समय दबाव या प्रलोभन के माध्यम से वे छोटे जमींदार स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें सरेंडर कर देंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हेवन डाओ एम्पायर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए धीरे धीरे स्पिरिट हॉल के प्रभाव को कम कर सकता है। वह अचानक खड़ा हो गया, अविश्वास में दान हैंग को घूरने लगा। मिस्टर दान हैंग, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उसने इसके बारे में जितना अधिक सोचा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि यह योजना कितनी भयानक रूप से प्रभावी थी। यह एक खुली रणनीति थी जिसने तीनों गुटों के बारूदी सुरंगों से बचते हुए पूरी तरह से हेवन डाओ एम्पायर के लक्ष्यों को प्राप्त किया। इसके अंत तक साम्राज्य अपनी सभी खोई हुई जमीनें वापस पा सकता था। शब्दों से परे स्तब्ध जू किंगे की भूख भी मर गई। चावल का एक कटोरा खत्म करने के बाद उसने जल्दी से माफ़ी मांगी और चली गई। उस रात हेवन डाओ सिटी की दीवारों के ऊपर अचानक दो आकृतियां दिखाई दी, एक पीले रंग के कपड़े पहने और दूसरी काले रंग के। वे क्रिसैंथेमम डोलो और गोस्ट डोलो थे, जिन्हें दान हैंग की हत्या के लिए स्पिरिट सिटी से भेजा गया था। ओल्ड गोस्ट, उस छोटे शहर के लोग कहते हैं कि दान हैंग किसी के साथ चला गया। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो वह निश्चित रूप से हेवन डाओ क्राउन प्रिंस रहा होगा। यह एक पेचीदा स्थिति होने वाली है, हम बस खुद को जाहिर नहीं कर सकते। क्रिसैंथेमम डोलो ने गोस्ट डोलो की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। काले कोहरे में लिपटा गोस्ट डोलो पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा था। अंधेरे से एक कर्कश आवाज़ निकली, मैं समझ गया, मैं उसका पीछा करूंगा, तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। हा। इस बीच मैं कुछ प्यारे फूलों की प्रशंसा करने जाना चाहूँगा। क्रिसैंथेमम डोलो की डरावनी हंसी रात में गूंज उठी, क्योंकि वह फूलों के बारे में लगभग एक जुनून के साथ बात कर रहा था। वह शायद ही इंसान लग रहा था, किसी विक्षिप्त कट्टरपंथी जैसा अधिक। उनमें से कोई भी जू किंगे की असली पहचान नहीं जानता था। हल्की सी हलचल के साथ वे अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए और रात के अंधेरे में गायब हो गए। चैप्टर समाप्त। चैप्टर 86 क्रिसैंथेमम डोलो।
जू किंगे को ट्विन ऑर्डर प्राप्त होने के बाद उसने खुद पर एक भारी बोझ महसूस किया और जल्दी से क्राउन प्रिंस के निवास पर लौट आए। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, उसने तुरंत स्पिरिट हॉल के लिए एक रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया, जिसमें ट्विन ऑर्डर का विस्तार से विवरण दिया गया था ताकि स्पिरिट हॉल पहले से तैयारी कर सके। यदि आवश्यक हुआ या जब स्पिरिट हॉल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो वह एम्परर जू ये के सामने ट्विन ऑर्डर प्रस्तुत करेगी और इसे लागू करने की पहल करेगी। तब तक स्पिरिट हॉल हेवन डाओ एम्पायर को गुमराह कर सकता था और घुसपैठ की एक नई लहर शुरू कर सकता था। उसने कई कारकों पर विचार किया, लेकिन जैसे जैसे उसने सोचा कि स्पिरिट हॉल को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कई समस्याएं उत्पन्न हुई जिन्हें हल करने की आवश्यकता थी। कुछ समय के लिए वह दुविधा में फंस गई। आधी रात में भी वह अपनी मेज पर बैठी रही, खिड़की के पास अथक रूप से लिखती रही। मेज पर छोड़े गए कागजों के कई ढेर लगे थे, वे विचार जिन्हें उसने खारिज कर दिया था। उसी क्षण स्नेक्सपियर डोलो और पॉकपिनफिश डोलो चुपचाप प्रकट हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, वे काफी हैरान थे। इस बार उनके युवा मास्टर को किस बात ने परेशान किया था। जैसे ही जू किंगे ने कागज का एक और टुकड़ा फाड़ा, स्नेक्सपियर डोलो अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक सका। युवा मास्टर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? जू किंगे अपने विचारों से बाहर आए और एक लंबी सांस ली। तुरंत थकान की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह इतनी एकाग्र थी कि उसने अपने शरीर पर होने वाले असर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। इतना सब करने के बाद भी उसने अभी तक कोई सही काउंटर मेजर नहीं बनाई थी। इसने उसे काफ़ी निराश कर दिया, जिससे उसे अपने और मिस्टर दान हैंग की बुद्धिमत्ता के बीच के विशाल अंतर का एहसास हुआ। स्नेक्सपियर अंकल, पॉकपिनफिश अंकल, स्थिति कुछ इस प्रकार है। जू किंगे ने सब कुछ समझाना शुरू किया। जब उसने ट्विन ऑर्डर के बारे में बात की तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मिस्टर दान हैंग की बुद्धिमत्ता वाकई काबिले तारीफ थी। वह अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों का अत्यधिक सम्मान करती थी, और हालांकि मिस्टर दान हैंग सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका ज्ञान स्पष्ट रूप से उनके युग से आगे का था। बीबी डांग के वंशज के रूप में जू किंगे ने खुद को दान हैंग की गहराई से प्रशंसा करते हुए पाया। आखिरकार उसकी माँ बीबी डांग एक समय में साधारण दिखने वाले यू शाओगैंग के प्यार में सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता के कारण पड़ गई थी, यहाँ तक कि उनके लिए स्पिरिट हॉल से संबंध तोड़ने तक चली गई थी। अब उनकी बेटी के रूप में जू किंगे का सामना यू शाओगैंग के एक अपग्रेडेड वर्जन से हुआ था। ये कल्पना करना आसान था कि वह कितनी गहराई से प्रभावित हुई थी। जू किंगे के भावनात्मक बदलाव को देखकर स्नेक्सपियर डोलो और पॉकपिनफिश डोलो के मन में एक ही विचार आया। बहुत समय हो गया था जब उनके युवा मास्टर इतने खुश दिखे थे। न केवल खुश, बल्कि जब भी वह दान हैंग का जिक्र करती तो वह उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती थी, यहाँ तक कि अनजाने में मुस्कुरा भी देती थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह मिस्टर दान हैंग उनके युवा मास्टर की पसंद के व्यक्ति थे। ट्विन ऑर्डर की पूरी व्याख्या सुनने के बाद स्नेक्सपियर डोलो और पॉकपिनफिश डोलो ने अपना ध्यान इसके रणनीतिक निहितार्थों पर केंद्रित किया। यदि यह नीति सीधे हेवन डाओ एम्पायर को सौंप दी जाती तो यह निश्चित रूप से स्पिरिट हॉल को चौंका देती। हेवन डाओ के लिए यह सबसे फायदेमंद राष्ट्रीय रणनीति थी। भविष्य में वे लगातार जागीरें फीस वापस ले सकते थे, और क्षेत्रों का पुनर्वितरण करते समय वे स्पिरिट हॉल के प्रभाव को खत्म करने का अवसर भी ले सकते थे। ये सौभाग्य की बात थी कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को उनके युवा मास्टर ने पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था। अन्यथा हेवन डाओ एम्पायर भविष्य में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया होता, शायद पूरे डोलो कॉन्टिनेंट को एकजुट कर देता। आखिरकार दान हैंग ने स्पिरिट हॉल की योजनाओं का भी पूर्वानुमान लगा लिया था। उनके पास इसके समाधान तुरंत उपलब्ध थे। इस स्तर का रणनीतिकार यदि वह खुद को एक राष्ट्र की सहायता के लिए समर्पित कर दे तो वह निश्चित रूप से इसे एक अकल्पनीय स्वर्ण युग की ओर ले जाएगा। स्नेक्सपियर डोलो ने एक गहरी सांस ली और आह भरी। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं, युवा मास्टर। यदि आप नहीं होते तो स्पिरिट हॉल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। जू किंगे ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए, उसकी आंखों में गर्व की एक झलक चमकी। दान हैंग का घर जलाना और उन्हें अपनी सेवा में मजबूर करना निश्चित रूप से सही निर्णय था। लेकिन युवा मास्टर, आपको वास्तव में केवल ट्विन ऑर्डर को पोप को भेजने की आवश्यकता है, पॉकपिनफिश डोलो ने लाचारी से कहा। वे इसे कैसे संभालते हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। पोप बीबी डांग ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिन्हें आसानी से मनाया जा सके। भले ही जू किंगे ने सबसे अच्छी संभावित प्रतिक्रिया योजना बनाई हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बीबी डांग इसे अपनाएंगी। वह जोखिम को जड़ से खत्म करने के लिए आदेश के बारे में जानने वाले सभी लोगों को खत्म करने का फैसला भी कर सकती थीं। यदि ऐसा हुआ तो जू किंगे की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जू किंगे ने आह भरी, उसका पहले वाला उत्साह काफी कम हो गया। ठीक है। अगली सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करने के बाद दान हैंग तुरंत ब्लू टायरेंट अकेडमी नहीं गया।
इसके बजाय वह एक जड़ी बूटी की दुकान हर्बल मेडिसिन शॉप पर गया। पिछले दिन एक चिकित्सा पुस्तक पढ़ते समय उसका सामना विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के उल्लेखों से हुआ था। हालांकि उसके पास विशाल सैद्धांतिक ज्ञान था, लेकिन वह केवल किताबों पर निर्भर नहीं रह सकता था, उसे व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता थी। इसलिए काम पर जाने से पहले उसने एक फार्मेसी में थोड़ा समय बिताने का फैसला किया। उसने दुकानदार को अपना अनुरोध समझाया। दुकानदार दंग रह गया। मैं समझ सकता हूं कि अगर आप हर जड़ी बूटी का 1 या 2 छटांक चाहते हैं, लेकिन आप केवल एक टुकड़ा चाहते हैं। क्या आप वास्तव में इसे दवा के लिए उपयोग कर रहे हैं, या आप बस मजाक कर रहे हैं? दान हेंग ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी है और मैं बस इन जड़ी बूटियों के प्रभावों का अनुभव करना चाहता हूं और अपने ज्ञान को सत्यापित करना चाहता हूं। दुकानदार मजे में हंसा। ओह, तो आप चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य के सहयोगी हैं। ठीक है, ठीक है। आप जड़ी बूटियों को मुफ्त में चख सकते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप क्या पता लगा पाते हैं। दान हेंग ने अपना आभार व्यक्त किया और काउंटर के पास खड़ा हो गया क्योंकि दुकानदार उसके लिए जड़ी बूटियां निकाल रहा था। ये हनीसकल है, ये टकहो ग्रास है। दुकानदार ने काउंटर पर विभिन्न जड़ी बूटियों के छोटे नमूने रखे। दान हेंग ने एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, ध्यान से उसके स्वाद को चखा। जैसे ही उसने इसे निगला, उसने अपनी धारणा को पूरे शरीर में फैला दिया। जड़ी बूटी के प्रभाव, चाहे कितने भी सूक्ष्म क्यों न हो, पूरी तरह से उसकी जागरूकता के भीतर थे। हालांकि उनका पेट पौराणिक शेनॉन की तरह पारदर्शी नहीं था, लेकिन औषधीय गुणों को पहचानने की उनकी क्षमता और भी बेहतर थी। मुफ्त नमूनों का फायदा नहीं उठाना चाहते हुए उन्होंने अपने ज्ञान का मिलान किया और कहा, 1 साल पुराने पौधों से सुखाया गया हनीसकल अपने औषधीय गुणों का लगभग 70% बरकरार रखता है। इसमें गर्मी साफ करने और विषण डिटॉक्सिफाइंग के प्रभाव होते हैं। दुकानदार हक्का बक्का रह गया। आप सिर्फ इसे चखकर यह सब बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें और आज मेरी दुकान की सभी जड़ी बूटियों को आजमाएं। उसने उत्साहपूर्वक जड़ी बूटियां लाना जारी रखा, उन्हें दान हेंग के साथ चखता रहा। हालांकि दुकानदार अनुभव से जड़ी बूटियों की उम्र का अनुमान लगा सकता था, लेकिन उनकी औषधीय प्रभावकारिता की उसकी समझ बहुत कम थी। आधे घंटे बाद दान हेंग ने दुकान की हर जड़ी बूटी का नमूना ले लिया था। वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ अपने ज्ञान को सत्यापित करके अब वह आत्मविश्वास के साथ खुद को एक सच्चा चिकित्सक फिजिशियन कह सकता था। दुकानदार विस्मय में अपनी जीभ चटकाने लगा। उसने भी कुछ खोया नहीं था। उसने दान हेंग के सभी मूल्यांकनों पर नोट्स लिए थे, जो उसे भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों की पहचान करने में मदद करेंगे। उसी क्षण एक आकृति दुकान में प्रविष्ट हुई। दुकानदार, मैंने सुना है कि आपके पास नई आयातित पर्पल सनफ्लावर आई है। उसे मेरे लिए बाहर निकालिए। दान हेंग और दुकानदार नवागंतुक की ओर मुड़े। एक लंबा, छरहरा आदमी, जिसका व्यक्तित्व परिष्कृत लेकिन कुछ हद तक स्ट्रैंड फेमिनिन था, अपने हाथ पीछे की ओर बांधकर अंदर दाखिल हुआ। हालांकि उसके व्यवहार में स्ट्रैंडता का संकेत था, लेकिन उसकी प्रभावशाली उपस्थिति निर्विवाद थी। एक नज़र में यह स्पष्ट था, यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह कोई और नहीं बल्कि क्रिसैंथेमम डोलो था, जो अभी अभी हेवेनडाउ सिटी पहुंचा था। दुकानदार ने जल्दी से उत्तर दिया, सम्मानित अतिथि, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। चैप्टर समाप्त। चैप्टर 87, द अनलकी टाई लॉन्ग। क्रिसैंथेमम डोलो ने दान हेंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ असामान्य लगा था, बल्कि दान हेंग का आकर्षक व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उसे नज़रअंदाज करना असंभव था। एक फूल प्रेमी के रूप में क्रिसैंथेमम डोलो स्वाभाविक रूप से सुंदरता का पीछा करता था, और संयोग से दान हेंग एक अत्यंत सुंदर व्यक्ति था। सिर्फ एक नज़र में ही क्रिसैंथेमम डोलो ने उसके प्रति एक प्रकार की प्रशंसा महसूस की। फिर उसने दान हेंग के सामने काउंटर पर रखे नैपकिन देखे, जिन पर कुछ औषधीय पाउडर लगा था। उत्सुक होकर उसने पूछा, ये सब क्या है? दान हेंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका इरादा ज्यादा कुछ कहने का नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि यह आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे महाद्वीप पर एक दुर्लभ अस्तित्व माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करना मुसीबत को दावत देने जैसा था। वह जाने के लिए मुड़ा। उसी क्षण दुकान का मालिक अचानक नीचे आया और उसने दान हेंग को जाते हुए देखा। उसने जल्दी से आवाज लगाए, दोस्त, अभी मत जाओ। चूंकि तुम यहाँ हो, तो क्यों न इस पर्पल सनफ्लावर को चखकर इस सम्मानित अतिथि के लिए मेरी दुकान की नई औषधीय जड़ी बूटियों की गुणवत्ता को सत्यापित करने में मदद करो। दुकान का मालिक एक हाथ में फूलों का गमला पकड़े हुए नीचे आया और दूसरे हाथ से दान हेंग को पकड़ लिया। दान हेंग अवाक रह गया। अगर वह अब जाने की जिद करता, तो शायद इससे क्रिसैंथेमम डोलो को शक हो जाता। हालांकि क्रिसैंथेमम डोलो ने दान हेंग की प्रतिक्रिया न देने पर बुरा नहीं माना। इसके बजाय वह और भी उत्सुक हो गया और मजे में बोला, चखने से तुम्हारा क्या मतलब है? दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए दान हेंग की विशेष क्षमता के बारे में बताया। दान हेंग की ओर क्रिसैंथेमम डोलो की नज़र बदल गई।
उसकी आंखों में प्रशंसा का एक अंश दिखाई दिया और वह हंसा। कितना दिलचस्प साथी है। दुर्भाग्य से मैं फूलों से प्यार करता हूँ और जड़ी बूटियां नहीं खरीदता। मैं इस फूल को खाए जाने को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चाहे वह सिर्फ एक पंखुड़ी ही क्यों न हो, मेरा दिल टूट जाएगा। बात करते समय क्रिसैंथेमम डोलो दुकान के मालिक के पास पहुंचा और धीरे से पर्पल सनफ्लावर की पंखुड़ियों को सहलाया। उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं जैसे वह किसी प्रियजन के हाथ को सहला रहा हो। दान हेंग और दुकान का मालिक दोनों ही स्तब्ध रह गए। निश्चित रूप से इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। चूंकि ऐसी बात है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, दान हेंग धीरे से बोला, फिर जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एक गठीले और विशाल शरीर वाले युवक ने उसका रास्ता रोक लिया। यह कोई और नहीं बल्कि टाई लॉन्ग था, वही उपद्रवी जिसने पिछले दिन दान हेंग से झगड़ा किया था। पहले की तुलना में टाई लॉन्ग का चेहरा अब नीला पड़ा हुआ और सूजा हुआ था, साफ तौर पर उसकी पिटाई हुई थी। जब उसने दान हेंग को बाहर आते देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी दिखी। फिर उसके चेहरे के भाव क्रूर हो गए और उसने अपने दांत पीसते हुए गुर्राकर कहा, वाह क्या बात है, क्या इत्तेफाक है। तुम्हारी वजह से मेरे बूढ़े पिता ने मेरी पिटाई कर दी और अब जब हम अकादमी के बाहर हैं तो देखते हैं कि तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है। बोलते समय टाई लॉन्ग ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और मुस्कुराते हुए दान हेंग की ओर बढ़ा। दान हेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और शांति से जवाब दिया, अगर तुम्हारे अपने पिता ने तुम्हें पीटा है तो इसका मतलब है कि वे भी तुम्हारे कार्यों को गलत मानते हैं। भले ही हम अब अकादमी के बाहर हैं, अगर तुम मुझ पर दुर्भावना से हमला करते हो तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। दान हेंग की बातों ने टाई लॉन्ग को रोक दिया, उसका चेहरा हिचकिचाहट में बदल गया। टाई लॉन्ग ने दान हेंग को घूर कर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। ठीक है, तो फिर मुझसे एक वादा करो, जियांगजू से दूर रहो, टाई लॉन्ग ने रूखे स्वर में कहा। दान हेंग के शांत व्यवहार को देखकर वह सच में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरे शिक्षकों को हमेशा उसे संभालना मुश्किल लगता था और वे ज़रूरत न होने पर उसे नहीं उकसाते थे। फिर भी यह मामूली लाइब्रेरियन उसे इतनी सीधे धमकी देने की हिम्मत कर रहा था। और सबसे बुरी बात, वह सच में उस धमकी से डर रहा था। उसके पिता सुरक्षात्मक थे, हाँ, लेकिन जब अनुशासन की बात आती थी तो वे बेरहम थे। कल ये जानने के बाद कि टाई लॉन्ग ने दान हेंग को घेरने के लिए लोगों का नेतृत्व किया था, उसके पिता ने उसकी जमकर पिटाई की थी, उसके चेहरे पर 48 नंबर के जूते का निशान सब कुछ बयां कर रहा था। उसका चेहरा अभी भी दर्द से जल रहा था। दान हेंग ने थोड़ी भौहें सिकुड़ी और जवाब दिया, मैंने कभी किसी का पीछा नहीं किया। टाई लॉन्ग का चेहरा अजीब सा हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ, उसके विपरीत दान हेंग को लड़कियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। लड़कियां ही उससे चिपकी रहती थीं। ये सोचकर टाई लॉन्ग को और भी बुरा लगा। खुद की तुलना दान हेंग से करना पूरी तरह से हतोत्साहित करने वाला था। दान हेंग के सामने खड़े होकर वह खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जैसे पैरों के नीचे की धूल। उसका चेहरा हताशा से लाल हो गया और वह बुदबुदाया, मुझे परवाह नहीं है, बस उससे बात मत करो। भले ही वह तुम्हारे पास आए, ऐसा व्यवहार करो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। वरना मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन मेरी मुट्ठियां तुम्हें नहीं जानती। टाई लॉन्ग ने चेतावनी के रूप में अपनी विशाल मुट्ठियां लहराईं और दान हेंग को घूर कर देखा। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तुम्हें बाहर निकलने का आसान रास्ता दे दिया है, बस मान जाओ और मैं मुड़कर चला जाऊंगा। दान हेंग जरा भी नहीं हिचकिचाया। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से किसी का बहिष्कार नहीं करूंगा। अगर तुम इसी तरह जियांगजू को पाना चाहते हो तो तुम उसके स्नेह के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास जो है वह प्यार नहीं, अधिकार जताने की भावना, पॉसेसिवनेस है। हालांकि दान हेंग अपनी असली ताकत दिखाकर अपने शांतिपूर्ण जीवन में बाधा नहीं डालना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह निराधार धमकियों को सह लेगा। अन्याय के सामने पीछे हटने से जीवन केवल और अधिक कठिन हो जाता। टाई लॉन्ग का चेहरा गुस्से से मुड़ते देख दान हेंग ने आगे कहा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। अगर तुम मुझ पर हमला करने की जिद करते हो तो ब्लू टायरेंट एकेडमी से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। मैं टाई लॉन्ग कांपने लगा, डर से नहीं बल्कि शुद्ध गुस्से से। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक मामूली कर्मचारी उसके सामने इस तरह खड़ा होने की हिम्मत करेगा। लगता है तुम्हें सच में मेरी मुट्ठी का स्वाद चखना है। खून भरी आंखों के साथ और गुस्से में आपाक होकर टाई लॉन्ग एक पागल सांड की तरह दान हेंग पर झपटा और एक जोरदार मुक्का सीधे दान हेंग के चेहरे की ओर चलाया। वहां मौजूद लोग डर के मारे हाँफने लगे, कुछ ने तो अपना सिर ही घुमा लिया क्योंकि वे दान हेंग को पिटते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन अगले ही सेकंड टाई लॉन्ग का पूरी ताकत से चलाया गया मुक्का दान हेंग तक पहुंचने के बावजूद एक हाथ ने उसे आसानी से पकड़ लिया। एक आकृति अचानक तेजी से आगे आई थी, ये क्रिसैंथेमम डोलो था। क्रिसैंथेमम डोलो ने टाई लॉन्ग की मुट्ठी पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, कितना अहंकारी छोटा बच्चा है, एक शिक्षक पर मुक्का चलाने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम स्ट्रेंथ प्लान से होने चाहिए।
टाइलॉन्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी सोल पावर उबलने लगी। उसने अपने दांत पीसे और दहाड़ा, मुझे छोड़ो, तुम कमबख्त नामर्द सिसी, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। दान हेंग ने आह भरी। खैर, इस आदमी ने अभी अभी अपने मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। क्रिसैंथेमम डोलो के चेहरे के भाव तुरंत काले पड़ गए और उसकी आवाज़ बर्फीली हो गई। उन शब्दों में से एक जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वह है नामर्द। अगले ही पल क्रिसैंथेमम डोलो ने अपनी कलाई मरोड़ दी। टाइलॉन्ग का शरीर हवा में पागलों की तरह घूमने लगा और फिर क्रिसैंथेमम डोलो ने उसे बेरहमी से जमीन पर दे मारा। धमाका। चैप्टर समाप्त। चैप्टर 88 द एग्रीमेंट विथ क्रिसैंथेमम डोलो। क्रिसैंथेमम डोलो का शरीर टाइलॉन्ग की तुलना में उतना गठीला नहीं था, फिर भी उसके सिर्फ एक आकस्मिक प्रहार से टाइलॉन्ग जमीन पर जा गिरा, जिससे उसके नीचे की टाइलें चकनाचूर हो गईं। उसने मुंह भरकर ताज़ा खून थूका। ओह! उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। दान हेंग ने उसे शांति से देखा। हालांकि यह बच्चा मौत के लायक नहीं था, लेकिन वह एक उपद्रवी था और उसे कुछ अनुशासन की जरूरत थी। इसलिए दान हेंग बस किनारे खड़े होकर देखता रहा। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर क्रिसैंथेमम डोलो वास्तव में उसे जान से नहीं मारेगा। क्रिसैंथेमम डोलो ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपना पैर टाइलॉन्ग के सिर पर रख दिया। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो, वह डरावनी मुस्कान के साथ बोला, फिर भी उसकी आवाज़ में जबरदस्त मारक इरादा, किलिंग इंटेंट था। वह एक टाइटल डोलो था, स्पिरिट हॉल का एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग। टाइलॉन्ग ने वास्तव में उसका अपमान करने की हिम्मत की थी। यदि वह यहीं टाइलॉन्ग को मार देता तो एकमात्र परिणाम लड़के के वंश क्लैन से संभावित प्रतिशोध होता। इसके अलावा किसी की आपत्ति करने की हिम्मत नहीं होती। क्या उसने सोचा था कि डोलो कॉन्टिनेंट एक कानून का पालन करने वाला समाज है जो मानव अधिकारों को महत्व देता है? जिस किसी ने भी टाइटल डोलो को उकसाने की हिम्मत की, वह बस मौत को दावत दे रहा था। ठीक उसी तरह जैसे क्लियर स्काई क्लैन को स्पिरिट हॉल द्वारा एकांतवास में जाने के लिए मजबूर किया गया था, तो क्या हुआ? उनके लिए बोलने की हिम्मत किसने की? आखिरकार क्लियर स्काई क्लैन ने पहले स्पिरिट हॉल को नाराज किया था। उनकी सजा स्पिरिट मास्टर दुनिया के भीतर पूरी तरह से स्वीकार्य थी। और अब टाइलॉन्ग की किस्मत और भी खराब थी। टाइलॉन्ग जमीन पर लेटा था, उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसका चेहरा आतंक से भरा था। उस एक प्रहार ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह अच्छी तरह जानता था अगर उसने अपनी अकड़ जारी रखी तो वह सचमुच मर जाएगा। उस एहसास ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, उसे पछतावे से भर दिया। उसने ये सड़क क्यों चुनी थी? उसे दान हेंग से क्यों टकराना पड़ा? ये सब उसकी गलती थी। अगर दान हेंग नहीं होता तो वह इतने भयानक शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं उकसाता। मदद, मेरी मदद करो। टाइलॉन्ग की आवाज़ कमज़ोर थी। क्या तुमने पहले यही कहा था? ये सुनने में वैसा नहीं लग रहा। क्रिसैंथेमम डोलो मुस्कुराया और अपना पैर और जोर से नीचे दबाया। टाइलॉन्ग का चेहरा मिट्टी में दबने को मजबूर हो गया। आसपास के दर्शक क्रिसैंथेमम डोलो की क्रूरता से डरे हुए थे, किसी ने आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की। वह ठंडेपन से हंसा और बोला, अभी तो तुम बहुत अहंकारी बन रहे थे। क्या हुआ? हिम्मत हार गए? चलो फिर से कहो, मुझे सुनने दो, तुमने मुझे क्या पुकारा था? बोलते बोलते उसने दबाव और बढ़ा दिया। टाइलॉन्ग ने और खून की उल्टियां की, उसका चेहरा कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ गया। ये देखकर दान हेंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर यह जारी रहा तो टाइलॉन्ग सचमुच मर सकता है। हालांकि वह टाइलॉन्ग के व्यक्तित्व को नापसंद करता था, लेकिन एक युवा जीवन को नष्ट होते देखना वह स्वीकार नहीं कर सकता था। कुछ न करना उसके स्वभाव के खिलाफ होता। योर एमिनेंस, कृपया इसे जाने दें। इसने बिना सोचे समझे काम किया, लेकिन ये किसी वास्तविक द्वेष मैलिस से नहीं था। दान हेंग ने हस्तक्षेप करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। टाइलॉन्ग की खुली हुई आंख सदमे से चौड़ी हो गई। उसे अभी इतने भयानक शक्तिशाली व्यक्ति ने दबा रखा था, यहाँ तक कि वह खुद भी आवाज़ करने से डर रहा था। फिर भी यह साधारण आदमी उसके खातिर आगे आने की हिम्मत कर रहा था। क्या उसे डर नहीं था कि यह गुस्सैल शक्तिशाली व्यक्ति अपना क्रोध उस पर मोड़ देगा? अपने असहनीय दर्द के बीच टाइलॉन्ग पूरी तरह से हैरान था। क्रिसैंथेमम डोलो ने दान हेंग की ओर अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, इसने तुम्हें पहले धमकी दी थी, फिर भी तुम इसकी ओर से बोल रहे हो? तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ? हालांकि क्रिसैंथेमम डोलो के मन में दान हेंग के प्रति एक अनुकूल धारणा थी, लेकिन वह महज पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन थी। वास्तव में दान हेंग की पिछली अस्वीकृति ने उसे कुछ हद तक अप्रसन्न कर दिया था। दान हेंग ने शांति से उत्तर दिया, भले ही ऐसा हो, फिर भी मैं इसका शिक्षक हूँ। इस बच्चे में अनुशासन की कमी है, लेकिन ये सुधार से परे नहीं है। यह मरने के लायक नहीं है। मुझे आशा है कि योर एमिनेंस इसे एक और मौका दे सकते हैं। रही बात कि मैं आगे आने की हिम्मत क्यों कर रहा हूँ, पहला, एक शिक्षक के रूप में मैं चुपचाप खड़े होकर किसी छात्र को मरते हुए नहीं देख सकता।
दूसरा, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति फूलों से प्यार करता है वह कभी भी खून से सने हाथों से किसी सुंदर फूल को छूना नहीं चाहेगा। दान हैंग का स्वर स्थिर और अडिग था। वह क्रिसैंथेमम डोलो के दमनकारी आभा औरत से पूरी तरह प्रभावित था। जहां आसपास के लोग डर से पीले पड़ गए थे, दान हैंग संयमित रहा, तर्क और स्पष्टता के साथ बात की। दर्शकों ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में दया थी। शिक्षक छात्र का रिश्ता, ऐसा लग रहा था कि वे किसी अकादमी से थे। फिर भी ये मूर्ख इतने मामूली मामले के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। और तो और, दया की भीख मांगने के बजाय वह फूलों की बात कर रहा था। दर्शकों ने दान हैंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। दूसरी ओर टाई लॉन्ग की आंखों में आंसू भर आए। अभी अभी हुई बेरहमी से पिटाई के बावजूद उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था। लेकिन अब दान हैंग के चरित्र की चमक देखकर वह रो पड़ा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितना नीच रहा था। अगर उसे एक और मौका मिला तो वह निश्चित रूप से बदल जाएगा। वह अपनी पिछली सभी हरकतों के लिए दान हैंग से माफ़ी मांगेगा। क्रिसैंथेमम डोलो कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने दान हैंग को और भी अधिक प्रशंसा के साथ देखा। यह एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति, किंड्रेड स्पिरिट को खोजने जैसा एहसास था। बहुत से लोग जानते थे कि उसे फूलों से प्यार है। उन्होंने फूल भेंट करके उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे कभी वास्तव में समझ नहीं पाए। फूलों के प्रति उसका प्रेम वैसा नहीं था जैसा पालतू जानवरों के प्रति होता है। उसके लिए फूल लोग थे नहीं, वे लोगों से भी अधिक कीमती थे। वह बिना किसी हिचकिचाहट के किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता था, लेकिन वह कभी किसी फूल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फूल उसका सर्वोच्च विश्वास, हाईएस्ट बिलीफ थे। दूसरे इसे कभी समझ नहीं सकते थे, लेकिन दान हैंग ने इसे पकड़ लिया था। क्रिसैंथेमम डोलो के चेहरे का कठोर भाव पिघल गया और वह धीरे से हंसा। उसने दान हैंग की ओर इशारा करते हुए सहमति में सिर हिलाया। तुम अलग हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो। अच्छा, बहुत अच्छा, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ। हालांकि उसका लहजा अचानक बदल गया और उसने अपनी पोशाक से एक पुरानी किताब निकाली। अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो इसे भी साथ ले लो। इसमें डोलो कॉन्टिनेंट के सभी दुर्लभ फूलों और जड़ी बूटियों का विवरण है। कुछ समय में मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा। अगर तुम इस किताब की हर चीज़ याद कर सके तो मैं इसे छोड़ दूंगा। दान हैंग की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से किताब स्वीकार की और उसके पन्ने पलटे, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। इसमें वास्तव में दुर्लभ वनस्पतियों का एक विशाल संग्रह था। शर्त के बजाय यह एक अवसर जैसा महसूस हुआ। धन्यवाद, मुझे बिल्कुल इसी की ज़रूरत थी, दान हैंग ने मुस्कान के साथ कहा। क्रिसैंथेमम डोलो ने धीरे से सिर हिलाया, किताब उसे सौंपते हुए। वह दान हैंग को फूलों से प्यार करने के उसी रास्ते पर ले जाना चाहता था जिस पर वह खुद था, उसे अपना हमदर्द बनाना चाहता था। दान हैंग और टाई लॉन्ग का पता पूछने के बाद वह एक पल में ओझल हो गया और जड़ी बूटी की दुकान पर वापस लौट गया। दान हैंग ने बदले में टाई लॉन्ग को ब्लू टायरेंट अकेडमी वापस ले जाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली। गाड़ी के अंदर दान हैंग ने टाई लॉन्ग के घावों के इलाज के लिए अपने नए सीखे हुए चिकित्सा ज्ञान का प्रयोग किया। टाई लॉन्ग के लिए यह सबक ज़रूरी था, इससे उसे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसलिए दान हैंग ने अपनी उपचार क्षमताओं, हीलिंग एबिलिटीज़ का उपयोग न करने का विकल्प चुना, इसके बजाय पारंपरिक चिकित्सा का सहारा लिया। टाई लॉन्ग को जल्दी ही होश आ गया। क्रिसैंथेमम डोलो का इरादा उसे वास्तव में मारने का कभी नहीं था, और एक सोल मास्टर की ठीक होने की क्षमता असाधारण होती है। दान हैंग, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। चैप्टर समाप्त। चैप्टर 89, द विजडम ऑफ द एंशिएंट्स। टाई लॉन्ग की चोटों का संक्षिप्त इलाज करने के बाद दान हैंग उससे अलग हो गया। टाई लॉन्ग एक भावुक और सीधा व्यक्ति हो सकता था, लेकिन दान हैंग को ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस तरह से सड़क पर क्रिसैंथेमम डोलो ने उसे फटकार लगाई थी, कौन जानता था कि टाई लॉन्ग अगली बार किस तरह की मुसीबत खड़ी कर देगा। अगले दिन जब दान हैंग काम के लिए लाइब्रेरी पहुंचा तो वहां पिछले दिन की तुलना में काफ़ी अधिक छात्र थे। उनमें से अधिकांश छात्राएं थीं जो लापरवाही से किताबें उठाती थीं और किताबों की अलमारियों के पीछे छिपकर चुपके से दान हैंग को देखती थीं। दान हैंग उनकी फुसफुसाहट सुन सकता था, जो हर तरह की साहसिक और चुलबुली टिप्पणियों से भरी थी, जिनमें से कुछ को सुनकर तो उसे भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय क्रिसैंथेमम डोलो द्वारा उसे दी गई प्राचीन वनस्पति पांडुलिपि बॉटेनिकल मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। पुस्तक में कई तरह के दुर्लभ और विदेशी फूलों और पौधों का विवरण था। जैसे ही उसने पहले 10 पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि 10 में से 8 पौधे ऐसे थे जिनके बारे में उसने पहले कभी सुना भी नहीं था। लेकिन उसे यकीन था कि किताब में सूचीबद्ध हर पौधा वास्तव में मौजूद है। उसे तुरंत समझ आ गया, ये पांडुलिपि एक अनमोल खजाना थी। क्रिसैंथेमम डोलो ने दावा किया था कि वह दान हैंग की परीक्षा ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसने उसे एक अविश्वसनीय उपहार दिया था। मिस्टर दान हैंग, क्या आप इस किताब को खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं?
दो युवा और सुंदर छात्राएं सर्विस डेस्क के पास आईं। आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए उन्होंने उसे एक कागज की पर्ची थमाई। दान हेंग ने पर्ची ली और उस पर नजर डाली तो पाया कि वह किसी किताब का अनुरोध नहीं था। इसके बजाय उसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी थी, साथ ही एक दूसरे को जानने का अनुरोध भी था। उनकी ओर देखते ही उसकी भौहें तुरंत तन गईं। दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं, अपनी जादू भरी आंखों से उसे निहारने लगीं। मेरी पहले से ही एक पत्नी है। साथ ही कृपया मुझे मेरे कार्य दायित्वों से बाहर के कार्यों में बाधा न डालें। दान हेंग का रवैया सख्त था। उसे इस तरह की लड़कियों के साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये दोनों छात्राएं निस्संदेह अकादमी की सबसे सुंदर लड़कियों में से थीं, जिनकी भौहें नाजुक, आंखें बादामी और होंठ गुलाबी थे। निश्चित रूप से उनके चाहने वालों की कमी नहीं रही होगी, लेकिन अब दान हेंग से बात करने की साहसिक कोशिश करने के बाद उन्हें सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया था। उनके चेहरे थोड़े काले पड़ गए और वे गुस्से में फुसफुसाने लगीं। ओह, आप हमें जानना नहीं चाहते? ठीक है, जो भी हो, वैसे भी हमें उतनी दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, आपको सच में लगता है कि आप कुछ खास हैं? हमारे बहुत सारे प्रशंसक हैं। एक लड़की ने पर्ची वापस झपट ली और दोनों पैर पटकती हुई वहां से चली गईं। उनकी बुरी तरह विफलता देखकर अन्य छात्राएं अचानक दान हेंग के पास जाने में हिचकिचाने लगीं। आखिरकार वह चैन की सांस ले पाया। जल्द ही उसने पांडुलिपि में दर्ज सभी विदेशी फूलों और पौधों को याद कर लिया। उनमें से कुछ में चमत्कारिक शक्तियां थीं जो मृतकों को पुनर्जीवित करने और गंभीर घावों को भरने में सक्षम थीं। हालांकि उन प्रविष्टियों को क्रिसैंथेमम डोलो ने जानबूझकर काट दिया था। ये स्पष्ट था कि क्रिसैंथेमम डोलो नहीं चाहता था कि कोई इन पौधों की खोज करे और उनके प्रभावों के लिए उन्हें नष्ट कर दे। पांडुलिपि को एक तरफ रखने के बाद दान हेंग ने कुछ सैद्धांतिक थियोरेटिकल किताबें उठाईं। जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, उसने एक सामान्य समस्या देखी। इस दुनिया में सोल मास्टर्स बेहद अधीर होते थे। चूंकि सोल पावर बढ़ाने से सीधे तौर पर उनकी ताकत बढ़ती थी, इसलिए वे सैद्धांतिक ज्ञान को बहुत कम महत्व देते थे। केवल कुछ ही लोग पढ़ने के लिए समय निकालते थे, या तो इसलिए कि वे अपनी प्रगति में एक बाधा बॉटलनेक तक पहुंच गए थे, उन्हें युद्ध पसंद नहीं था, या वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी अंतर्दृष्टि दर्ज करना चाहते थे। लेकिन इन किताबों को पढ़ने वालों में से अधिकांश सोल मास्टर्स थे ही नहीं, अकादमी के छात्र तो बिल्कुल नहीं। अधिकांश सोल मास्टर्स का मानना था कि पढ़ने में बिताया गया समय ध्यान या युद्ध प्रशिक्षण के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है। हालांकि यह एक गंभीर गलतफहमी थी। सैद्धांतिक ज्ञान का अध्ययन करने से सीधे तौर पर सोल पावर नहीं बढ़ सकती है, लेकिन सही रास्ता खोजने से खेती कल्टिवेशन के लिए आवश्यक समय काफ़ी कम हो सकता है। दान हेंग ने यह भी देखा कि इनमें से कई सैद्धांतिक किताबों को केवल इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके लेखक उच्च पदस्थ सोल मास्टर्स नहीं थे। परिणामस्वरूप ज्ञान के कई संभावित रत्न अनसुने रह गए। दान हेंग को यह नहीं पता था कि किसी और ने बहुत पहले ही इस समस्या की खोज कर ली थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यू शाओगैंग था। अपनी निम्न स्तर की सोल पावर के बावजूद उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जबकि बीबी डान का प्रभाव एक कारण था, उनका विशाल ज्ञान और शोध एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था। कई सक्षम विद्वानों ने किताबें लिखी थीं, लेकिन अपने ज्ञान को फैलाने का कोई रास्ता न होने के कारण उनके काम गुमनाम रहे। इस प्रकार इस लाइब्रेरी के भीतर ज्ञान के अनगिनत छिपे हुए खजाने थे। दुर्भाग्य से न तो शहर और न ही अकादमी में इन खजानों को पहचानने की समझ रखने वाला कोई था। हर कोई अन्य मामलों में बहुत व्यस्त था। दान हेंग की इस मामले में कोई राय नहीं थी और उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। बेशक अगर कोई ईमानदारी से उसकी सलाह मांगता तो वह कुछ उपयोगी किताबों की सिफारिश करने में नहीं हिचकिचाता। मिस्टर दान हेंग, आपने कल मुझे जो किताब सुझाई थी, मैंने उसे पूरी रात पढ़ा और इसने वास्तव में मुझे अपने संघर्षों को समझने में मदद की। धन्यवाद। दोपहर में एक परिचित आकृति सर्विस डेस्क के पास आए और धीरे से बोली। ये जियिंग जू थी। दान हेंग के मन में उसके लिए काफ़ी अच्छी धारणा थी। कम से कम वह पढ़ने में वास्तव में रुचि रखती थी और केवल उससे बात करने का बहाना नहीं ढूंढ रही थी। इस बार वह अपने साथ दो सहेलियों को भी लाई थी। मिस्टर दान हेंग, क्या आप उनके लिए भी कुछ किताबों की सिफारिश कर सकते हैं? जियिंग जू ने अपनी दोनों सहेलियों का परिचय दिया, उनके मार्शल सोल्स, सोल पावर लेवल्स और खेती में वर्तमान कठिनाइयों के बारे में बताया। दोनों लड़कियों ने जिज्ञासावश दान हेंग की ओर देखा, हालांकि वे उसकी सिफारिशों के बारे में विशेष रूप से गंभीर नहीं लग रही थीं। इसके बजाय वे उसके चेहरे को निहारने में अधिक रुचि रखती थीं। दान हेंग ने धीरे से सिर हिलाया और बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। 10 वर्षीय बैंगनी पर्पल सेक्शन के लिए ग्रैंड सोल मास्टर स्टेज पर तितली प्रकार बटरफ्लाई टाइप के सोल मास्टर्स की खेती पर, और 100 वर्षीय काले ब्लैक सेक्शन के लिए। दोनों किताबें वे थीं जिन्हें दान हेंग पहले पढ़ चुका था और वे दोनों लड़कियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दान हेंग।
दोनों लड़कियों ने आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुककर प्रणाम किया और फिर खिलखिलाते हुए मुड़कर चली गईं। जैसे ही वे दूर गईं, उन्होंने शरारत से जियंगजू के कंधे को धक्का दिया। जियंगजू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं, बोलने से पहले हिचकिचाते हुए। मिस्टर दान हैंग, कल टाई लॉन्ग आपसे झगड़ा करने आया था, है ना? खैर, मैं बस चाहती हूँ कि आप जाने कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी बकवास मत सुनिए, वह बस एक गुंडा है जो हमेशा परेशानी खड़ी करता है। अगर वह आपको फिर से परेशान करता है तो मैं खुद उससे बात करने जाऊंगी। दान हैंग ने अपना सिर हिलाया और समझाया, ठीक है, मैंने पहले ही उससे बात कर ली है। आपके और मेरे बीच कुछ नहीं है, इसके अलावा मेरी एक पत्नी है। वह समझ जाएगा। जियंगजू सदमे में जम गई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दान हैंग जैसा युवा और सुंदर व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है। उस पल में उसने अपने दिल में जो छोटी छोटी कल्पनाएं पाल रखी थीं, वे एक नाजुक बुलबुले की तरह फूट गईं। मैं समझ गई। मुझे बस डर था कि टाई लॉन्ग आपको परेशान करता रहेगा। खैर, मैं अब चलती हूँ। अलविदा मिस्टर दान हैंग। जियंगजू बुदबुदाई और जल्दी से मुड़कर चली गई। प्रवेश द्वार पर उसकी दोनों सहेलियां अपनी किताबें लिए उसे मिल गईं। उसकी भीगी आंखें देखकर उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा। क्या हुआ जियंगजू? जियंगजू सुबकने लगी। कुछ नहीं, बस आंख में कुछ धूल चली गई। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वापस दान हैंग की ओर। जरूर वहां कुछ हुआ था। क्या जियंगजू को अभी अभी ठुकरा दिया गया था? वह पत्थर दिल आदमी। अब मैं उसकी सुझाई गई किताबें पढ़ना भी नहीं चाहती। जियंगजू ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से कहा, नहीं मिस्टर दान हैंग की सिफारिशें वास्तव में मददगार हैं। तुम्हें उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। चैप्टर समाप्त। चैप्टर 90 फ्रॉम नाउ ऑन दैट्स माई टीचर। कहीं और एक क्लासरूम के भीतर 30 से अधिक छात्र अपना पाठ शुरू करने वाले थे। अचानक दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला। टाई लॉन्ग अपनी घायल टांग के सहारे लंगड़ाते हुए अंदर आया, जिससे शिक्षक चौंक गए। तुम क्या चाहते हो? शिक्षक ने घबराते हुए पूछा। टाई लॉन्ग जैसा छात्र, जिसे अकादमी द्वारा एक प्रमुख प्रतिभा के रूप में तैयार किया जा रहा था, वह लगभग कभी कक्षाओं में नहीं आता था। उनके लिए क्लासरूम का ज्ञान समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं था। मैं यहाँ लेक्चर लेने आया हूँ, जाहिर है, टाई लॉन्ग ने अधीरता से उत्तर दिया। इस शिक्षक को इतना डरपोक देखकर शिक्षकों के प्रति उसके मन में सम्मान का जो भी थोड़ा बहुत पैमाना बचा था, वह एक बार फिर टूट गया। ऐसा लग रहा था कि केवल टीचर दान हैंग ही एक अपवाद थे, अन्य शिक्षक उनकी तुलना में कहीं नहीं ठहरते थे। टाई लॉन्ग लंगड़ाते हुए अपनी सीट तक गया और पिछली कतार में खिड़की के पास वाली जगह ले ली। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरा क्लासरूम जिज्ञासा और तनाव से गूंज उठा। विशेष रूप से पुरुष छात्र, उनमें से कई की पहले टाई लॉन्ग द्वारा पिटाई की जा चुकी थी। शिक्षक ने हकलाते हुए पाठ पढ़ाया, स्पष्ट रूप से बोलने के लिए संघर्ष करते रहे। जब कक्षा आखिरकार समाप्त हुई तो शिक्षक ने अपनी किताबें उठाईं और जल्दी से वहां से भाग गए। छात्रों ने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वे टाई लॉन्ग का ध्यान आकर्षित न कर लें। उनके सतर्क व्यवहार को देखकर टाई लॉन्ग मुस्कुराया। इन डरपोक भीड़ों के झुंड के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे पहले सीखने में कभी दिलचस्पी नहीं रही। यह आधुनिक समाज नहीं था, यह डोलो कॉन्टिनेंट था। कुछ ही समय बाद तगड़े छात्रों का एक समूह क्लासरूम में घुस आया और टाई लॉन्ग को घेर लिया। बॉस टाई लॉन्ग, आप वास्तव में क्लास में आए? क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? रुको, ये चोटें कैसी हैं? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारी फिर से पिटाई की? बॉस, हमने सुना है कि भाभी जिंगजू फिर से लाइब्रेरी गई थीं। वह रो भी रही थीं। क्यों न हम उस अहंकारी सुंदर लड़के को एक और सबक सिखाएं? मेरा सुझाव है कि हम चुपके से जाएं और उसके सिर पर बोरी डाल दें। टाई लॉन्ग, जो लापरवाही से अपना कान खुजला रहा था, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ मेज पर दे मारा। पूरा क्लासरूम थरथरा उठा। टाई लॉन्ग ने उस छात्र का कॉलर पकड़ लिया जिसने अभी अभी बात की थी और उसे करीब खींच लिया। ओह हरामजादे, तूने अभी क्या कहा? मैं कह रहा था। पीले बालों वाले छात्र ने हकलाते हुए अपनी बात दोहराए। जैसे ही उसने दान हैंग को सुंदर लड़का कहा, टाई लॉन्ग जरा भी नहीं हिचकिचाया, उसने सीधे उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। छात्र दर्द से चिल्लाया और दीवार से जा टकराया। बाकी सब दंग रह गए। क्या टाई लॉन्ग अभी भी इस बात पर पागल था कि वे कल भाग गए थे? टाई लॉन्ग ने भीड़ को घूर कर देखा, उसका स्वर गंभीर और ठंडा था। कान खोलकर सुन लो, अब से वह आदमी टीचर दान हैंग मेरा शिक्षक है। तुम सबको उनका सम्मान करना होगा। अगर मैंने तुम में से किसी को भी उनके बारे में फिर से बुरा बोलते सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? टाई लॉन्ग की बर्फीली नज़र उसके गिरोह पर फिर गई। वे पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए थे। टाई लॉन्ग के एक और उग्र घूरने के बाद ही उन्होंने पागलों की तरह सिर हिलाया। फिर भी उनमें से हर कोई पूरी तरह से उलझन में था।
टाइलॉन्ग ने सबसे मजबूत शिक्षकों के अलावा कभी किसी का सम्मान नहीं किया था, वह अचानक एक मामूली लाइब्रेरियन का सम्मान क्यों करने लगा? बॉस, तो हम अब भाभी जिंगजू के पीछे नहीं जा रहे हैं? उन गुंडों में से एक ने हिचकिचाते हुए पूछा। टाइलॉन्ग मुस्कुराया और अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया। सुन लो, तुम लोगों को अब जिंगजू को परेशान करने की इजाज़त नहीं है। अगर वह टीचर दान हैंग को पसंद करती है तो मैं उसकी पसंद का सम्मान और समर्थन करूंगा। बेशक अगर किसी और ने जिंगजू पर हाथ डालने की हिम्मत की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टाइलॉन्ग ने भीड़ को घूरते हुए धमकी दी। जब से दान हैंग ने उसे क्रिसैंथेमम डोलो से बचाया था, वह उनका कट्टर प्रशंसक बन गया था। उसके व्यक्तित्व के साथ एक बार जब कोई उसका सम्मान जीत लेता था तो वह बिना शर्त उनकी पूजा करने लगता था, यहाँ तक कि उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हद तक। यह उसके डीएनए में था। लड़कियों का छात्रावास। जिंगजू और उसकी दो सहेलियां अपने कमरे में लौटने के बाद वह बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उसके कंधे कांप रहे थे क्योंकि वह चुपचाप रो रही थी। उसके जीवन में पहली बार उसका दिल किसी के लिए धड़क उठा था, लेकिन वह हार गई पूरी तरह से। भले ही उसे पहली नज़र में ही दान हैंग से प्यार हो गया था, लेकिन वह महज एक दूसरी औरत बनने को तैयार नहीं थी। उसकी दोनों सहेलियां नहीं जानती थीं कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। माहौल अजीब था, इसलिए उन्होंने दान हैंग द्वारा सुझाई गई किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो उनका इरादा केवल समय बिताने का था, लेकिन जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, जानकारी उतनी ही उपयोगी होती गई। बिना महसूस किए वे उसमें गहराई से डूब गईं। वे जिंगजू को भी भूल गईं, जो अभी भी अपने बिस्तर पर सिसक रही थी। कुछ समय बाद दोनों लड़कियों ने पढ़ना समाप्त किया। वे पूरी तरह से संतुष्ट दिख रही थीं। जिंगजू, वह दान हैंग वाकई में कुछ अलग है। जो किताब उसने सुझाई थी वह अविश्वसनीय रूप से मददगार थी। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मुझे अपनी खेती कल्टीवेशन में कैसे सुधार करना है। मैंने डीन ल्यू से भी सलाह मांगी थी, लेकिन इस किताब का तरीका मेरे लिए कहीं बेहतर साबित हुआ। अपनी सहेलियों का उत्साह सुनकर जिंगजू उठकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी रोने से लाल थीं, लेकिन अब वह वास्तव में गर्वित दिख रही थी। उसने उत्साह से सिर हिलाया। देखा, मैंने तुमसे कहा था, टीचर दान हैंग प्रतिभाशाली हैं। सच कहूं तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका केवल एक लाइब्रेरियन होना बहुत बड़ी बर्बादी है। अगर डीन ल्यू को उनके बारे में पता चले तो वह निश्चित रूप से उन्हें शिक्षण पर टीचिंग पोजीशन पर प्रमोट कर देंगी। हाँ जिंगजू, चलो टीचर दान हैंग के बारे में बात फैलाते हैं और उन्हें वह पहचान दिलाते हैं जिसके वे हकदार हैं। जिंगजू की आंखें चमक उठीं। भले ही वह दान हैंग के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन वह अभी भी उनकी मदद कर सकती थी। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। कहीं और हेवन डू इंपीरियल पैलेस के भीतर महल की छत पर दो आकृतियां दिखाई दीं। वे गु युइना और दी टियन थे। उनके नीचे गार्डों की एक टुकड़ी गश्त कर रही थी। फिर भी एक ने भी उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। महल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद वे दोनों ऐसे घूम रहे थे जैसे वे अपने खुद के पिछवाड़े में टहल रहे हों। दी टियन थोड़ा झुका। प्रभु, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। प्रिंस जू ने तख्तापलट की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि उनकी गणना के अनुसार स्टार लुओ एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाने में कम से कम 3 साल लगेंगे। गु युइना ने धीरे से सिर हिलाया। 3 साल ही सही, हम इंतजार कर सकते हैं। क्या बाई जी आ गई है? उसने पूछा। डी टियन ने उत्तर दिया, उसे अगले 2 दिनों के भीतर यहाँ पहुँच जाना चाहिए। प्रभु, क्या आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है? गु युइना ने शाही महल की गहराई की ओर देखा। उसकी तीखी नज़र से वह भव्य हॉल के अंदर देख सकती थी जहां एम्परर जू ये इत्मीनान से